Bismillahirrahmanirrahim. This is Bilal Ahmed and now we are going to start a discussion on biology. उसको पहला है which of the following inhibitory neurotransmitter work in electrical synapse. तो याद रखना synapse हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक electrical synapse और एक chemical synapse. तो chemical synapse में neurotransmitter message carry करते हैं from one neuron to another neuron, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जंक्शन या गैप वेरी क्लोज होता है, बहुत कम होता है, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली पास हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो पहला है the number of second number of electrical synapse. स्पाइनल नर्व साइनेप्स हमारे पास दो, तो स्पाइनल नर्व टोटल 31 पेयर होते हैं। केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज कैरी करते हैं फ्रॉम वन। अच्छा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में सेल ब्रेन ऑफ न्यूरॉन क्लोज होता है, वो नाम होता है, तो यहाँ पे इसका की जरूरत। तो जब न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करता, रेस्ट यहाँ पे ये दो जो है रेस्ट में पोटेंशियल, जब इससे नर्व इम्पल्स पास होता है तो उसको फिर हम कहते हैं नंबर ऑफ सेकंड जो है वो नंबर दो एमसीक्यूज है। स्पाइनल नर्व इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, स्पाइनल नर्व तो टोटल 31। अच्छा, अभी जो बात मैंने कल हमारे पास कितने होंगे, 62 होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ सेल केमिकल और इट इज नॉट केमिकल साइनेप्स में ये गेट ज्यादा होता है, तो जब न्यूरॉन कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करता, दूसरा जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट है इलेक्ट्रिकल साइनेप्टिक क्लिफ्ट है, तो वहां पे जब इससे नर्व पास होता है तो उसको फिर हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेक्स्ट है CSF MCQs है is found in electrical synapse is found in the skin। अच्छा, अभी जो बात मैंने स्पाइनल के हमारे पास इसके नेक्स्ट या जंक्शन मेनिंजिस क्या है, न्यूरॉन जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन अराउंड द स्पाइनल पार्ट और मेनिंजिस केमिकल साइनेप्स में ये न्यूरोमेटर एरेकिनाइड एक्सट्रियामेटर और दूसरा जो साइनेप्टिक एरेकिनाइड या इलेक्ट्रिकल साइनेप्टिक इनके दरमियान में स्पेस होता है जिसको हम सब एरेकिनाइड स्पेस कहते हैं, और वहां पे नेक्स्ट है CSF। अच्छा, नेक्स्ट है इनफॉर्मेशन इज फाउंड इन CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हमारे पास मेनिंजिस के जो मेम्ब्रेन है, मेनिंजिस न्यूरॉन से ब्रेन को जो मैसेज जाता है मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन, सेंस ऑर्गन से जो मैसेज जाता है ब्रेन प्रीवियर है न्यूरोमेटर एरेक्टाइड या न्यूरॉन कहते हैं। तो पेयरमेटर और एरेकिनाइड ब्रेन से वापस इफेक्ट इनके दरमियान आएगा, स्पेस होता है जिसको हम न्यूरॉन है, ये जो बात होगा उसको, और वहां पे हमारे पास ई से आएगा, ई फिर होता है आपको कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है अच्छा, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटेड इज डन बाय न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास जो है सेरोटोनिन। सिंस की न्यूरॉन से ब्रेन को जो मैसेज जाता है सेंसरी सॉरी सेंस ऑर्गन से जो मैसेज जाता है ब्रेन को सेंसरी न्यूरॉन कार्पसल कार्बो या न्यूरॉन भी कहते हैं, माइनर कार्पसल जो है वो, और जब ब्रेन से वापस इफेक्ट प्रेशर के लिए आएगा तो वो कार्पसल पेन के लिए ये जो बात होगा उसको हम ई से आएगा, ई। अच्छा, नेक्स्ट है ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट जो है which of the following is inhibited, तो रीपोलराइजेशन के दौरान हमारे पास जो है वो सेरोटोनिन के जरिए निकल आएगा, लेकिन नॉर्मल दोनों जो है इसमें पोटेशियम जो है ये नॉन वोल्टेज। नेक्स्ट है ये माइनर कार्पसल्स आर द रिसेप्टर। अच्छा, नेक्स्ट है माइनर कार्पसल जो है वो 10 के लिए 1 सेंटीमीटर प्रेशर के लिए प्रेसिजन का स्किन कंटेंट रिसेप्टर के लिए नोसिसेप्टर हमारे पास के लिए रिसेप्टर होते हैं। और अच्छा, नेक्स्ट है जो रिसेप्टर ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन पोटेशियम कम्स आउट। अच्छा, नेक्स्ट है 11 रीपोलराइजेशन के दौरान व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट के जरिए निकल आएगा, लेकिन नॉर्मल फॉर रिफ्लेक्शन में पोटेशियम जो है ये सारे हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर है, लेकिन ये इसमें टेस्ट बड है। अच्छा, नेक्स्ट है जिस 1 के लिए कोई रिसेप्टर सेंटीमीटर नहीं है तो वो है स्किन कंटेंट रिसेप्टर टेस्ट रिसेप्टर मौजूद नहीं होता होते हैं, और सबसे ज्यादा जो रिसेप्टर होते हैं उसको हम टेस्ट ब्लाइंड रीजन भी कहते हैं, रिसेप्टर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 11 द ग्रुप ऑफ राइबोसोम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रुप ऑफ राइबोसोम फंगिफॉर्म बॉडी ऑफ न्यूरॉन व्हिच सारे हमारे पास रिसेप्टर है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेस्ट बड है, लेकिन टेस्ट रिसेप्टर जो एसोसिएटेड होते हैं कोई रिसेप्टर नहीं है, तो वो है
बेसल में कोई भी टेस्ट रिसेप्टर मौजूद नहीं होता और जहाँ पे भी मोस्टली सिर्फ फॉर्म होते हैं जो है वो टेस्ट रिसेप्टर है कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है 12-13 जो है रिसेप्टर सेंसिटिव टू स्मेल जो रिसेप्टर ग्रुप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट ये जो है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन which है associated with neuron that carries message for cells organ group of ribosome जो associated neuron है एक्सर न्यूरॉन वगैरह के साथ उसको हम अच्छा नेक्स्ट है कहते हैं माइनर कार्बोक्सिल एक्टिविटर हो गया टच रिसेप्टर है सिंस ऑफ टेस्ट वो पेन रिसेप्टर है टेस्ट जो हमारे पास होता है इसको हम क्या कहते हैं 13 जो है रिसेप्टर सेंसिटिव को हम स्मेल जो रिसेप्टर होते हैं अगर आ जाए स्टेशन ये प्रेजेंट और नोसिसेप्शन जो न्यूरॉन डेट केरीज मैसेज जो है वो सेल्स ऑर्गन सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छा नेक्स्ट जो है सिंस न्यूरॉन द स्वाल्विंग प्रोसेस इज रेगुलेटेड तो रेगुलेशन या अच्छा करना नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा का थ्रोट फेरेंक्स और स्टमक है सिंस ऑफ टेस्ट अच्छा नेक्स्ट है तो सिंस ऑफ टेस्ट जो हमारे पास 17 इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व उसको हम जो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व है अगर इसी तरह क्रेनियल ये प्रेजेंट जो है फिश में भी जिक्र है और नोसिसेप्शन वो अच्छा फिर उसके बाद जो है वो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नेक्स्ट जो है तो न्यूरॉन से याद रखना तो रेगुलेशन या सेल बॉडी तमाम न्यूरॉन में होता है थ्रोट यहाँ पे सेल बॉडी में कोई दखल बस ये तमाम न्यूरॉन अच्छा नेक्स्ट है थिक माइलिन शीट 17 इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व एग्जामिन किया जो नंबर ऑफ माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होगा इसी तरह क्रेनियल नर्व आपके नहीं होगा और श्वान से वहां पे जो है वो भी हमारे पास है अच्छा फिर उसके बाद जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन निकोटीन न्यूरॉन में याद रखना निकोटीन सेल बॉडी तमाम में होगा तो ये हमारे पास जो है वो है तो यहाँ पे सेल बॉडी कंटेनिंग बस ये तमाम निकोटीन जो है वो हमारे पास माइलिन शीट माइलिन हाई डोजेज में ये जो है हाई डोजेज में हमारे पास ये क्या होगा और माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होगा है माइलिनेटेड में नहीं होगा और अच्छा नेक्स्ट जो है नर्व हमारे पास सीएनएस में नहीं होती नेक्स्ट जो है अच्छा निकोटीन सिस्टम एक्सेल्फ याद रखना निकोटीन अगर हमारे अमाउंट में होगा और इसको रिकवर करने के लिए है वो है आई थिंक मोड ऑफ रनिंग जो है वो हमारे पास है जैसे तो हाई डोजेज में ये जो है हाई नर्व फाइबर हमारे पास ये क्या होगा जो श्वान सेल वगैरह के दरमियान जो ये होता है उसको हम कहते हैं अच्छा नेक्स्ट जो है नर्व और मोड ऑफ रनिंग जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नर्व सिस्टम दैट प्रिपेयर इटसेल्फ तो ऑप्शन ए नेक्स्ट है हमारे पास 22 स्टिमुलस को रिकवर करने के लिए न्यूरॉन वो स्टिमुलस जैसे मोड ऑफ रनिंग रिस्पॉन्ड करे अच्छा एक्साइट करे उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होते हैं तो यहाँ पे जो दो सब श्वान सेल वगैरह के दरमियान जो गैप होता है उसको हम कहते हैं होगा मोड ऑफ रनिंग और नोड ऑफ रणवीर जो है वो माइलिनेटेड अच्छा नेक्स्ट है 23 में एन माइलिनेटेड न्यूरॉन द स्पीड ऑफ ऑप्शन एस करे नेक्स्ट है 22 नन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो है वो कंटीन्यूअस नर्व पल्स करता है जबकि माइलिनेटेड में जो है एक्साइट करे उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड से करता है और याद रखना माइलिनेटेड न्यूरॉन में ना पल्स फास्ट थ्रेशोल्ड 20 टाइम है तो रिएक्शन नन माइलिनेटेड होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट है इनमें से कोई नहीं है जो है थ्रेशोल्ड से अच्छा नेक्स्ट है आर फाउंड एन माइलिनेटेड न्यूरॉन आर फाउंड अच्छा याद रखना नर्व नन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो है वो कंटीन्यूअस है हमारे पास डेंड्राइट जो होते हैं वो माइलिनेटेड में जो है वो ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी से फिर एक्सटर्न करता है और याद रखना माइलिनेटेड न्यूरॉन में तो न्यूरोट्रांसमीटर एग्जाम में होंगे और फिर उसके रिसेप्टर जो मौजूद होंगे वो कहां पे होंगे वो डिस्ट्रैक्ट होंगे तो अगर आ गया रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर फाउंड बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर आर फाउंड अच्छा याद रखना नर्व में पल्स जो करता है
वो अच्छा फिर है 25 हमारे पास which is responsible for long term memory। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए है, फिर एग्जाम से लॉन्ग टर्म मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर एग्जाम में होंगे और अच्छा नेक्स्ट है 26 ट्रेनल नंबर 5 इज। तो अगर आज ये रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आप प्रेजेंट है तो आप कहोगे डेंड्रन मोटर है। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट है 27 कंट्रैक्शन ऑफ बोथ स्मूथ एंड कार्डिक मसल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। अच्छा फिर है 25 है which is responsible for लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए है स्केलेटल मसल जो है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी हाइपोथैलेमस में वो सेव होती है। अच्छा नेक्स्ट है 26 which cranial nerve are cone। तो cranial नंबर 5 रिसेप्टर हमारे पास कौन से है, जो है वो कौन से है हमारे पास। नेक्स्ट है 27 कंट्रैक्शन ऑफ बोथ स्मूथ एंड कार्डिक मसल। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा स्मूथ और कार्डिक मसल दोनों जो है इनवॉलंटरी और इनवॉलंटरी एबिलिटी टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सच एज तो और स्केलेटल मसल जो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्टैक्टाइल यहाँ पे ऑप्शन कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है which receptor are cone shape। तो कौन से रिसेप्टर हमारे पास कौन से हैं का तो जो है वो पैरा है वो हमारे पास। अच्छा 30 एमसीक्यू है हमारे पास गॉबलेट सेल्स। ओके नेक्स्ट है हमारे पास गॉबलेट जो है वो हमारे पास एक तो एग्जांपल है यूनिसेलुलर ग्लैंड, दूसरा इसमें है एबिलिटी एंडोक्राइन या है टच इसका, तो ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड की कॉन्टैक्टाइल एग्जांपल है। अच्छा हार्मोन से जैसे कहते हैं वगैरह में तो हम क्या कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। तो हम करेक्ट मैच पेयर इंसुलिन। अच्छा 30 एमोज लेवल हमारे पास गॉबलेट सेल्स इज एन एग्जांपल इन इंक्रीज कैल्शियम लेवल नहीं हमारे पास टेबल काम किसका है पैराथर्मो का है। दूसरा है एंडोक्राइन या है तो अच्छा नेक्स्ट है एक्सोक्राइन। स्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो याद रखना स्वान सेल हमारे पास बल्कि ये माइलिन शीट जो बनाते हैं तो ये हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। तो करेक्ट मैच पेयर इंसुलिन। अच्छा फिर उसके बाद है 33 न्यूरॉन हैविंग अ सिंगल एक्सॉन इंक्रीज कैल्शियम लेवल नहीं, तो न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम वेरिएट बोथ सेल बॉडी गलत हो गया अगर सिर्फ। अच्छा नेक्स्ट है न्यूरॉन सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो याद रखना स्वान सेल हमारे पास अगर एक तरफ से एग्जाम वीडियो बनाते हैं तो ये न्यूरॉन निकले सिर्फ एक न्यूरॉन पे है कहेंगे यहाँ पे बाइपोलर, और अगर एक एग्जाम और मेनी न्यूरॉन। अच्छा फिर उसके बाद है 33 मल्टीपोलर, तो न्यूरॉन है सिंगल एग्जाम वेरिएट इन फंक्शन बॉडी इसका। अच्छा तो नेक्स्ट न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम वेरिएट इन फंक्शन बॉडी और टू टाइप लेकर अगर सिर्फ एग्जाम ही न्यूरॉन सेल बॉडी से निकले तो उसको हम कहते हैं कि अगर एक तरफ से एग्जाम दूसरी तरफ ये है डेंड्रॉन निकले सिर्फ एक डेंड्रॉन तो उसको हम कहेंगे जैसे कि अगर एक एग्जाम और मेनी डेंड्रॉन। अच्छा नेक्स्ट है 35 मल्टीपोलर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस करे हार्मोन स्टिमुलेट द गोनेड्स। तो गोनेड्स अच्छा हमारे पास क्या है एब्सिंगाट्रोपिन है और गोनेडोट्रोपिन की रिलीज के लिए फिर जीएनआर एक ऑफ एंथुसियाज्म प्रमोशन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आता है। और गोनेडोट्रोपिन जो है वो इलाइलिया जो है इलाइलिया हमारे पास क्या है। अच्छा नेक्स्ट है द हार्मोन पेन तो हेड को कहते हैं रिलीज बाय पोस्टीरियर पास क्या है डेट स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन। अच्छा नेक्स्ट है ग्लैंड मसल इसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास हार्मोन स्टिमुलेट द गोनेड प्रोडक्शन करता है क्या है जो है यूटिलाइजेशन वगैरह और गोनेडोट्रोपिन की रिलीज के लिए रोल है। और ऑक्सीटोसिन जो है वो मसल हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आता है लेबर गोनेडोट्रोपिन जो है वो कंट्रैक्शन में भी रोल प्ले करता है। और दूसरा जो है अच्छा नेक्स्ट है मिल्क the hormone oxytocin. It is also released by posterior pituitary stimulate the contraction of 37 memory which of the following condition is resulting from milk production करता है। अच्छा ग्रोथ हार्मोन वगैरह ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन वगैरह एडल्ट में ज्यादा होगा तो इससे एक है वो मसल। और अगर कम होगा बच्चों में तो मसल के कंट्रैक्शन में भी रोल प्ले करता है। और दूसरा
release of milk, adrenal medulla stimulated, it is also called adrenal medulla के लिए अच्छा next है 37 sympathetic which of the following नहीं आता है is resultant from excess of DHA अच्छा growth हार्मोन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जब एड्रेनल ज्यादा होगा तो इससे एक्रोमेगाली आएगा अच्छा 39 और लेंथ का स्पाइनल बच्चों में तो हमारे पास कितना है तो अबाउट 30 इंचेस है 30 लेंथ ऑफ स्पाइनल का एड्रेनल मेडुला स्टिमुलेटेड बाय होता है एड्रेनल मेडुला के लिए नेक्स्ट है हमारे पास विद इन द ओवरी प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेट ओवरी में जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो नहीं आता है इससे पीएच और सीआरएच कार्पस अल्बिकन जब ये डीजनरेट होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ताल्लुक है एड्रेनल तो ये जब डीजनरेट होता है अच्छा 39 लेंथ ऑफ स्पाइनल का और हमारे पास कितना है तो अबाउट ऑरिकल वहां 18 इंचेस है प्रोडक्शन लेंथ ऑफ स्पाइनल का 18 इंचेस है जबकि हाफ एन इंच इसका अच्छा नेक्स्ट है 41 नेक्स्ट है बेसिक डिफरेंस द ओवरी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस्ड बाय तो ओवरी में जो डिफरेंस है वो क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक जो है अल्बिकन एक डीजनरेट होता है स्पर्मेटेड से हमारे पास क्या बनता है स्पर्मेटोजेनिया से फोर्स तो ये जब डीजनरेट होता है कि oogenesis में एक वो गोंजिम से हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल वहां से ये डी हमारे पास प्रोडक्शन करता है अच्छा नेक्स्ट है इंसुलिन अच्छा नेक्स्ट है बाय 41 इंसुलिन हमारे पास बेसिक कहां पे पेनक्रियास और मेटोजेनेसिस एंड आइलेट्स ऑफ लेंगर हम बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में तो एक जो है कौन सा सही होगा स्पर्मेटेड से हमारे पास क्या बनता है स्पर्मेटोजेनिया अच्छा नेक्स्ट है 43 बनते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेस में एक वो इज सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस से कौन सा है ना डी हमारे पास करेक्ट एड्रिनोपाथी अच्छा नेक्स्ट है एंटीडायूरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टीआरएफ हमारे पास बनता है कहां पे पेनक्रियास तो ये सारे जो है आइलेट्स ऑफ लेंगरहान आइलेट्स ऑफ लेंगरहान में भी अच्छा एडीएच और ऑक्सीटोसिन तो आप देना कौन सा सही होगा पिछुटी तो याद रखना ये बनते हैं सही है कहां पे हाइपोथैलेमस में स्टोर होते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फिर सिर्फ रिलीज सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस नहीं हाइपोथैलेमस से कौन सा एक्टिवेशन इज आल्सो कॉल्ड जिस तरह के हमारे पास एंटीडायूरेटिक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन टीआरएफ थायराइड रिलीजिंग फैक्टर तो ये सारे जो है हाइपोथैलेमस अच्छा नेक्स्ट है होते हैं which are the following decrease the vaginal symptoms तो आपके ज़हन में आएगा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है vaginal तो याद रखना ये बनते हैं इस भी करता है वहाँ पे हाइपोथैलेमस में स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर सिर्फ रिलीज होते हैं वहाँ पे बनते हैं नेक्स्ट है कॉर्टिसोन अच्छा एस्टिवेशन इज आल्सो एज एन इम्पोर्टेंट हमारे पास हाइबरनेशन है तो कॉर्टिसोन जो है ये एडिशनल कार्डिक से सिक्रेट होता है हमारे पास ऑप्शन ए है ऑप्शन नेक्स्ट है अच्छा नेक्स्ट है बोन्स में बिकम वीक व्हिच आर द फॉलोइंग डिक्रीज द वाइनल फ्यूरी इसकी वजह से हो गया याद जो है वो हार्मोन जो है कैल्शियम लेवल डिक्रीज भी करता है वहां पे रेगुलेट करते हैं एक है कैल्शियम करता है जो कि कैल्शियम सीकर पोजीशन करता है दूसरा जो है कार्टिसोन जो कि कैल्शियम क्या करेगा लेवल जब भी कम होगा जो है ये बोन से जो है कैल्शियम रिलीज करेगा ऑप्शन तो अब अगर पैराथर्मोन ज्यादा होगा तब बोन्स में कम होंगे और अगर कैल्शियम कम होगा इसकी वजह से जो है हमारे पास क्या होगा दो हार्मोन जो है कैल्शियम लेवल हार्मोन की जिक्र है रेगुलेट करते हैं एक है कैल्शियम है तो यहाँ पे जो कि कैल्शियम नहीं होगा बल्कि स्ट्रांग होगा दूसरा जो है अपोजिट अगर केस जो कि कैल्शियम की क्या करेगा लेवल जब नेक्स्ट है कम होगा ब्लड में हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोन से जो है कैल्शियम रिलीज करेगा तो अब अगर हार्मोन ज्यादा होगा तब बोन्स वीक होंगे नेक्स्ट है और अगर कैल्शियम कम होगा तब जो है हमारे पास क्या होगा बोन मिस होगा यहाँ पे डेफिशिएंसी तो अल्कोहल कमी हार्मोन की जिक्र है और आता है कैल्शियम की जिक्र है तो यहाँ पे जहाँ पे हमें क्या होता है हर एक नहीं होगा बल्कि स्ट्रांग होगा और इसका अपोजिट अगर केस किया जाए तो फिर वो 2 होगा तो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट है
टेस्टोस्टेरोन is present heroin testosterone मेल से हार्मोन है, फीमेल में हो सकता है, हाँ फीमेल में भी हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट है which of the following स्टार्टिंग जो है ड्यू टू वहाँ से हमें ड्यू टू मिस यूज होता है और वही प्रोटीन असल में प्रिस्क्रिप्शन से हेलिसिनेशन किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन ग्रेड है जहाँ पे हमें मेल होता है हर एक अपना एनिमी। अब सवाल पैदा होता है कि टेस्टोस्टेरोन का फीमेल में क्या और फीमेल में ये बोन डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन इज प्रेजेंट एंड मेल में हो सकता है, मेल से भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, मेल में एक एंजाइम है एरोमेटेज एंजाइम और एरोमेटेज एंजाइम ये क्या करता है टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है किस वही एस्ट्रोजन। असल में एस्ट्रोजन का क्या रोल है मेल में, तो एस्ट्रोजन फीमेल ग्रेड है जो कि बोथ मेल और फीमेल रोल है। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि टेस्टोस्टेरोन का नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक जूस फीमेल में ना डैश हार्मोन। अच्छा पैंक्रियाटिक इसी तरह एस्ट्रोजन फीमेल से है, यहाँ पे ये मेल में हो सकता है, हाँ मेल में भी हो सकता है, कैसे तो मेल में एक एंजाइम है। अच्छा नेक्स्ट एंजाइम और एरोमेटेज एंजाइम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेल स्टार्ट करता है, मेल में जो स्टार्ट होता है वो एस्ट्रोजन में, एस्ट्रोजन का क्या रोल है और फीमेल में ओजेनेसिस बिफोर डेवलपमेंट में रोल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक जूस एम्ब्रियो एम्ब्रियो पैंक्रियाटिक जूस एक्सोक्राइन्स के 3 लेयर है, यहाँ पे कोई हार्मोन और एंडोमेन होगा, तो एम्ब्रियो प्लांटेशन जो होती है वो एंडोमेन। अच्छा नेक्स्ट है ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेल स्टार्टेड वाटर स्टार्ट बाय मेल में जो स्टार्ट होगा वो प्यूबर्टी के बाद एनलार्जमेंट ऑफ वाटर और फीमेल में ओजेनेसिस ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन वाटर, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जो है ये क्या है यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 53 एम्ब्रियो प्लांट इन द थायराइड ग्लैंड के जो उसके 3 लेयर है पेरीमेट और आयोडीन जब कमी होगी तो हार्मोन एम्ब्रियो प्लांटेशन जो होती है तो केएसएच आएगा थायराइड ग्लैंड नेक्स्ट है स्टिमुलेट करेगा फॉर वजह से गाइटर इज काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ गाइटर इज। अच्छा नेक्स्ट है एनलार्जमेंट ऑफ वाटर और थायराइड और डायलेशन ऑफ प्यूपल ऑफ आयोडीन वाटर, डायलेशन ऑफ प्यूपल ये है हमारे क्या है पहले फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिचुएशन है या ना, तो ये हार्मोन है किसके थायराइड जैसी सिचुएशन में हमारे पास कौन से है कंपैरिजन को आयोडीन जब कमी होगी तो हार्मोन नहीं बनेगा, जब एस करेक्ट बनेगा। अच्छा नेक्स्ट है एच आएगा थायराइड से थायराइड एग्जैक्टल में करेगा क्लासिकल सेंस से क्या होगा थायराइड इज राइटर का बेस्ट फॉर एग्जांपल है। अच्छा नेक्स्ट है केस में जो है 50 और 55 आई डायलेशन ऑफ प्यूपल इज कंट्रोल्ड बाय, तो डायलेशन ऑफ नेक्स्ट जो है ये हमारे पास फॉलोइंग इज नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन सिचुएशन है या स्टेरॉइडल हार्मोन कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन जैसी सिचुएशन में हमारे पास कौन सारे कंपैरिजन स्टेरॉइडल हार्मोन है जो है पेप्टाइड है 51। अच्छा नेक्स्ट से बना होता है तो ये 56 है एक्सैक्टल में इज द क्लासिकल सेंटर पैराथायराइड हार्मोन एक्ट टू पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है जो आएगा कि पैराथायराइड हार्मोन जाता है पैराथायराइड और नेक्स्ट है ये एंटागोनिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज पैराथायराइड हार्मोन जो है तो ये क्या करेगा जब भी हमारे पास कैल्शियम लेवल ब्लड में ज्यादा है स्टेरॉइडल हार्मोन इन द ब्लड नेवर ड्रॉप टू जब भी कैल्शियम लेवल कम होता है तो ये जाके बोन से कैल्शियम रिलीज करेगा और दोबारा नेक्स्ट है पैराथायराइड हार्मोन एक्ट टू इंश्योर नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन जो है वो क्या कंडीशन ऑफ एक्सेसिव पैराथायराइड हार्मोन डायबिटीज और कैल्शियम ये एंटागोनिस्ट है। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है ये क्या करेगा जब भी हमारे पास कैल्शियम लेवल ब्लड में ज्यादा होगा सीक्रेट होगा कोलियूरिया इन द ब्लड नेवर ड्रॉप टू लो, तो जब भी कैल्शियम लेवल कम होगा तो जाके बोन से कैल्शियम रिलीज करेगा और दोबारा ऑक्सीटोसिन कंटेन डैश पेप्टाइड बॉन्ड, तो ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट है 59 तो जब -9 कंडीशन ऑफ excessive peps due to diabetes इसका CMCQ है इसका पोलिडेप्सिया a single excessive hunger इसका तो सिंगल P1 में हमारे पास क्या होगा ग्लाइकोसूरिया क्या है ग्लूकोज इन द यूरिन, ऑप्शन पोलीयूरिया
जब नेक्स्ट है which of the following hormone may block the menstrual cycle. अच्छा नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन कंटेन डेल्टाइड ऑप्शन ये है इसमें हमारे पास 9 अमीनो एसिड से बना होता है, तो अमीनो एसिड 9 होंगे तो टाइड कम होगा आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद। ऑप्शन ए जब वो अपने बच्चे को एमसीक्यूज है तो उस दौरान सिंगल ओवम ऑफ जो है वो सिंगल ओवम में हमारे पास क्या होगा, एक नॉट ऑल द टाइम तो होगा। तो नेक्स्ट जो है 63 नेक्स्ट है which will occur as a result of block the menstrual cycle। अच्छा टेस्टी जो है याद रखना पैदाइश से पहले ये करते हैं इसमें ब्लॉक द मेंस्ट्रुअल, तो सम टाइम जो है इसका जो ट्यूब होता है वो ब्लॉक हो जाता है और जब ये ऊपर ही बॉडी में ही रहते हैं बच्चे को नहीं आते तो फिर क्या होगा, बेसिक हार्मोन में नॉट सर्कुलेट जो है वो कोई ताल्लुक नहीं बल्कि इसके जो स्पर्म प्रोडक्शन होगा या स्पर्म जो है वो वाइबल नहीं होंगे, उसकी मीमिन वगैरह नहीं होगी which will occur as a result of non-descent। नेक्स्ट है अच्छा सिफिलिस इज कॉज्ड बाय पैदाइश से पहले ये बैक्टीरिया काज करता है स्क्रूटम में, तो सम टाइम जो है इसका जो पैलेडियम वो ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे है और जब ये ऊपर ही बॉडी में ही रहते हैं नीचे स्क्रूटम में नहीं आते तो फिर क्या होगा, मेल सेक्स हार्मोन में नॉट सर्कुलेट नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, का कोई ताल्लुक नहीं बल्कि कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटेड या स्पर्म जो है वो स्पर्मेटेड नहीं होंगे, एक्टिव वगैरह नहीं होगी या स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटेड से जब नेक्स्ट है सिफिलिस बनता है सिफिलिस कौन काज करता है, बैक्टीरिया काज करता है। अच्छा लॉन्गेस्ट डपेनोमा पैलेडियम, तो इन वासा यहाँ पे है देने वाले सारे तीनों में जो है लॉन्गेस्ट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है एपिडेडिमस। 65 मेलियोरेफा कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटेड, नेक्स्ट है हमारे पास 67 तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन वाज फर्स्ट डिस्कवर, तो याद रखना अगर आगे स्पर्म बनता है उसको सबसे पहले डिस्कवर हुआ था तो सेकंड पायरमेंट कहते हैं। अच्छा लॉन्गेस्ट प्रोटीन की सबसे पहले हमारे इन वासा एसेंशिया वासा डिफरेंस और एपिडेडिमस तीनों में जो है। अच्छा नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट जो हमारे पास है एरर लर्निंग हैज नो रोल इन इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग जो है उसमें जजमेंट होती है, तो इसमें कोई जो है हमारे पास 67 ऑप्शन डैश हार्मोन वाज फर्स्ट एडवांटेज ऑफ टेकिंग हर एक को उसका सबसे पहले डिस्कवर किया जो है मकाम देना कहते हैं। फायदा क्या आ जाए साइंस स्पेसिफिक प्रोटीन की सबसे पहले हमारे अवॉइड इंजरी टू स्ट्रॉन्ग एनिमल प्रोटेक्ट टेरिटरी। अच्छा नेक्स्ट है सूटेबल मेट साइंस ट्रायल एंड एरर लर्निंग हर एक को लेना अपना अपना काम सही मुहैया करने के लिए इसको उसमें जजमेंट होती है, तो ये जो है कोई जो है दखल नहीं होता ट्रायल लेना। अच्छा नेक्स्ट जो है 7 ऑप्शन कार्पसल 69 एडवांटेज ऑफ टेकिंग ऑर्डर हर एक को उसके एक्टिव मुताबिक जो है एनिमल जो होते हैं ना इसका फायदा क्या है, तो साइंस स्पेसिफिक रोल ड्यूरिंग सबऑर्डिनेट अवॉइड इंजरी राइट एनिमल प्रोटेक्ट टेरिटरी के दौरान सूटेबल मेट साइंस स्पेसिफिक रोल ड्यूरिंग हर एक को अपना अपना नेक्स्ट है जो है मुहैया करने के लिए इसको हम ऑर्डर में रखते हैं। चेंज इन द बायोकेमिकल कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी। अच्छा नेक्स्ट जो है असेंट रेगुलर कार्पस्कुलर कार्पस्कुलर या 4 आवर स्टर्म एज। अच्छा एक्टिव बायोरिदम हमारे एनिमल जो होते हैं कौन से होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं इंटरवल ड्यूरिंग अब अगर बायोरिदम ये एक्टिविटी के दौरान जो हो अगर 24 आवर हो तो उसको हम सर्केडियन रिदम जो होते हैं उसको हम डेफिनेटली सी करते हैं। और अगर ये आफ्टर है 71 मंथ के बाद चेंज इन द बायोकेमिकल कंपोजिशन है लूनर रिदम। और अगर ये जो है रेगुलर इंटरवल के बाद हो तो उसको हम कहते हैं 4 आवर स्टर्म। और अगर शॉर्ट इंटरवल बायोरिदम हमारे पास जिस तरह के हार्ट बीट वगैरह तो उसको हम आपको टाइट करते हैं आफ्टर सम इंटरवल। अच्छा नेक्स्ट है अगर बायोरिदम व्हिच वन रिपीटिशन जो है अगर 24 आवर हो तो डायरेक्टली रेडिएशन सी तो काइनेसिस जो हमारे पास है वो। और अगर ये आफ्टर है लूनर मंथ और मंथ जो है हमारे पास के हिसाब रिपीट करें तो उसको जो हमारे पास। और अगर ये जो है एयर के बाद हो तो उसको कहते हैं सेकंड। और अगर शॉर्ट इंटरवल हो या तो जिस तरह के हार्ट बीट वगैरह तो उसको हम
innate behavior is all, but अच्छा innate behavior heritable है, which one is directed or directed orientation from, तो kinesis जो हमारे पास है वो directed orientation है, और जो है next जो है हमारे पास है जो हमारे पास काइनेसिस है वो नॉन डायरेक्टेड है, फ्लेक्सिस और ट्रापिज्म जो है वो क्या है वो डायरेक्टेड। अच्छा नेक्स्ट है 74 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है innate behavior is all, but अच्छा innate behavior heritable है, पुराने होता है स्टेरॉइड हार्मोन एक से जो है वो दूसरे को मतलब नेक्स्ट है 75 फ्रॉम प्लांट बिहेवियर स्प्रिंग, तो इंट्रिंसिक है जितने भी है ये क्या है उसकी जो है इम्प्रिंटिंग हैबिचुएशन स्टीरियोटाइपिक है। अब शो है 76 इम्प्रिंटिंग है फ्लेक्सिबल, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं सारे हमारे पास क्या है लर्निंग बिहेवियर दी करेक्शन। अच्छा नेक्स्ट है 74 which of the following response to alarm is not a steroid hormone, कौन सा steroid hormone अगर and their steroid hormone में कालजार जो है वो no danger is confirmed। next है 75 all plant behavior are, तो all plant behavior जब भी स्टिमुलस बार बार आ जाए और उसके लिए जो है इम्प्रिंटिंग हैबिचुएशन दोबारा रिस्पांस शो ना हो। नेक्स्ट है ये क्या इम्प्रिंटिंग हैबिचुएशन, तो हम कंडीशनल रिफ्लेक्स ये सारे बात आपने क्या है देखा होता है इसी दुल्हन को जब हम गुजर के 77 उसको ले आते हैं वो लतीफा है कि एक दुल्हन जो है वो अदर गुजर के ग्रुप में जब 8000 दुल्हन बनकर तो वहाँ पे क्या हुआ स्टार्ट क्या हुआ था कि उसको वहाँ पे जो गोबर वगैरह का स्मेल था जब भी स्टिमुलस बार बार आ जाए वहाँ पे वो रहने लगी तो फिर वो महसूस ना होने लगा, तो उसने क्या कहा तो ना हो कि यहाँ पे आगे क्या ये भी कि यहाँ पे जो स्मेल था वो खत्म हो गया, तो वो बाद आपने देखा होता है दुल्हन उसके साथ दुल्हन को जब हम गुजर के नेक्स्ट जो है उसमें ले आते हैं वो बिहेवियर एक दुल्हन जो है इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ इररिलेवेंट स्टिमुलस विद द नेक्स्ट आ गई दुल्हन बन गए, तो वहाँ पे क्या हुआ स्टार्ट में क्या हुआ था। अच्छा तो इसको हम वहाँ पे जो गोबर वगैरह का स्मेल था वो महसूस होता क्या होता है कंडीशन टाइप रहने लगी आप पर वो महसूस ना होने लगा, तो इसको क्या कहा सिंथेटिक यहाँ पे आगे मैंने एक स्टिमुलस ये भी किए यहाँ पे जो रिलेट करते हैं नेचुरल स्मेल खत्म नहीं हो गया था लाइक फॉर एग्जांपल के साथ कोई आपके सामने जो है खाना रखा है नेक्स्ट जो है तो जब भी बेल होती है बिहेवियर अब बेल जो है वो पेयरिंग ऑफ एरर हमारे पास जो है सब स्टिमुलस सेट इलेक्ट इन ऑटोनॉमिक लेकिन खाने के साथ तो इसको जो है खाना हमारे पास वो क्या है नेचुरल स्टिमुलस है, इसमें क्या होता है तो इन दोनों को कंपेयर किया गया। किसी अब जब भी हमारे पास सेल होगी तो क्या होते हैं सलाइवा को होते हैं अब रिलेट करते हैं नेचुरल पता है अभी खाना लाइक फॉर एग्जांपल अब क्या होगा खाना नहीं आया और बिल हो गई जब भी सलाइवा क्या होते हैं जब बिल होते हैं तो यहाँ पे लिंक किया जो है वो सिंथेटिक किसके साथ है वो हमारे पास जो है सब थ्रेशोल्ड इसको हम कहते हैं कंडीशनल, लेकिन खाने के साथ उसको जो है खाना हमारे पास है क्या है नेचुरल स्टिमुलस है वन ऑफ द फॉलोइंग दोनों का कंपेयर किया गया। अब जब भी हमारे पास बिल होगी तो क्या होते हैं सलाइवा से क्या किया था दाग के सामने हमें पता है खाना आना होता है देखना चाहता अब क्या होगा खाना नहीं आया और बिल हो गए जब भी सलाइवा क्या होते हैं सिक्रीट होते हैं तो यहाँ पे खाने पर किया गया बिल को किसके साथ इससे क्या सिक्रीट हुए के साथ, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल लर्निंग। अच्छा नेक्स्ट है 80 अच्छा which of the following have demonstrated one of the following condition that reflects type saliva, ये जो हमारे पास पावेलोइड्स वगैरह पर किया था जो क्या किया था दाग के सामने रख दिया था खाना और फिर वो देखना चाहता था एंड ये जूस है ये पहले से की होते थे बाद में थैंक यू जब हम अच्छी नजर पड़ी खाने पर कुत्ते की तो वहाँ पे पहले ही से क्या प्रेयर तो ये पावेलो का एक्सपेरिमेंट था। अच्छा नेक्स्ट है 80 which of the following have demonstrated and studied condition reflex type 2, तो ये जो रेट्स वगैरह पर किया था और ये किसने किया था स्कैनर बॉक्स में और ये कौन था टोरेंट डाइक एंड BF4 स्कैनर ने ये किया था एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच, प्लीज रिमेंबर मी एंड योर प्रीशियस प्रेयर एज वेल। जज़ाकल्लाह।
What will be the basicity order of the given primary amines? Okay, primary amines में ये याद रखें कि सारे amines में alkyl group is bonded to NH2. Here NH2 has a lone pair of electron. Now this alkyl group is electron donating. तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दिस लोन पेयर विल बी इजीली अवेलेबल फॉर ए प्रोटॉन टू एक्सेप्ट. अब अल्काइल ग्रुप जितना बढ़ेगा तो डोनेशन ज़्यादा होती जाएगी तो अमीन मोर बेसिक होता जाएगा. ठीक, यानी लुइस कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और बेसिस. तो यहाँ पे अब अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, इथाइल है और फिर प्रोपाइल है तो मीन्स के प्रोपाइल अमीन मोर बेसिक होगा. तो जब हम इस तरह सर्च करेंगे तो यू विल गेट चॉइस सी इज़ करेक्ट चॉइस. प्रोपाइल अमीन इज़ मोर बेसिक देन इथाइल अमीन, मोर बेसिक देन मिथाइल अमीन. The correct rate of dehydration of alcohol is, तो tertiary alcohol more easily dehydrated than secondary, secondary easily dehydrated than tertiary. तो चॉइस डी इज़ करेक्ट चॉइस. अब होता क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि टर्शियरी अल्कोहल में अगर आप देखें दिस वन इज़ द टर्शियरी कार्बन हैविंग 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड एंड दिस इज़ दैट OH. तो डिहाइड्रेशन के दौरान एक तो इस अल्फ़ा कार्बन से OH रिमूव होगा और फिर किसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इस वजह से अल्कीन बनेंगे. तो ये जब यहाँ पे रिमूव हो जाएगा तो यू विल गेट ए टर्शियरी कार्बोकेटाइन. दिस इज़ दैट टर्शियरी कार्बोकेटाइन. तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इस वजह से नो प्रॉब्लम अगर इसे OH निकल जाए. तो टर्शियरी बनिस्बत सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनिस्बत प्राइमरी कार्बोकेटाइन. ठीक, तो टर्शियरी अल्कोहल में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से दे आर इजीली डिहाइड्रेटेड. इन RMGX यानी Grignard reagent, the bond between magnesium and halogen is non-polar covalent, no. More covalent, no. More ionic, yes. That is more ionic because whenever a metal, that is magnesium, and a halogen कोई भी हो which is a non-metal, तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड जो बनेगा वो आयोनिक होगा. तो इस वजह से इट इज़ मोर आयोनिक बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इस वजह से ग्रिग्नार्ड के जो रिएक्शंस हैं तो उनमें अल्काइल ग्रुप हिस्सा लेता है इस तरह से रिमूव होके, जबकि MgX ये अनरिएक्टेड बचता है. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह दैट इज़ एन आयोनिक बॉन्ड. Which one of the following can be used as Grignard reagent? Very easy question. Grignard reagent, but आपको एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए which will be bonded to magnesium and magnesium is in turn bonded to a halogen. तो सब में I think it is ethyl magnesium bromide, second one is phenyl magnesium chloride और जो थर्ड वन है that is phenyl magnesium iodide. So all of the above is the answer. Amines are basic in nature because they produce oxidine in water, no. They are electron pair donor, yes, according to Lewis concept. So choice B is correct. Their oxide are basic, no. And all of the above, no. Just choice B. Primary amines react with aldehydes and ketones, not ketenes. Ketenes भी compound होते हैं. These are ketones and produce amines called Schiff bases. They are generally represented by, okay, amines या Schiff bases इनका functional group होता है कि carbon is double bonded to a nitrogen
और फिर नाइट्रोजन भी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा और इधर कार्बन भी बॉन्ड बना चुका होगा, चाहे अल्काइल ग्रुप हो या दोनों अल्काइल हों तो वो कीटोन से बनेगा, एक तरफ H हो तो वो फिर एल्डिहाइड से बनेगा। सो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एमाइंस। तो फर्स्ट वन चॉइस A, R2NCr3 no. The second one is alkyl group bonded to nitrogen, nitrogen double bonded to carbon, and then two alkyl group. Yes, this is the correct choice. The others are no wrong. So choice B is correct. In the first step of SN1 reactions, the hybridization of carbon changes from SN1 यानी 2 स्टेप होते हैं। तो SN1 में एक टर्शरी कार्बोनियम आयन पहले स्टेप में बनता है। दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ए टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और फर्स्ट स्टेप में ये आगे जाएगा जिससे हैलोजन रिमूव होगा एंड यू विल गेट ए टर्शरी कार्बोनियम आयन। अब कहते हैं कि यहाँ पे कार्बोनियम आयन में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी। सो लेट्स एनालाइज। ये जो पहला टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, देयर इज़ कार्बन एंड कार्बन हैज़ दीज बॉन्ड्स दैट इज़ विद हैलोजन्स एंड 3 अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे जब कार्बन सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं तो शॉर्टकट ये है, तो इसका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर कार्बोनियम टर्शरी कार्बोनियम आयन में ये कार्बन हुआ, ये उसके 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी है। अब यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp2। तो हमारे कोर्स के मुताबिक एक फार्मूला आपके साथ शेयर कर दूँ हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन में आप ये देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल देख लें कि वो एटम कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना चुका है, प्लस उस एटम के पास कोई लोन पेयर हो तो वो काउंट करें, 2 हो 3 हो जितनी भी हो, प्लस उसके पास कोई अनपेयर्ड हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपको मिल जाएगा एक आंसर। इफ़ आंसर आपके पास 4 आया दैन इट इज़ sp3। अगर आंसर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और अगर आंसर 2 आया तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। तो ये फार्मूला अब आप ख़ुद अप्लाई कर दें, ठीक। तो ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है उसमें देखें कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नो लोन पेयर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आपको मिलेगा 4। सो मीन कि कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिड। अब आ जाएं टर्शरी कार्बोनियम आयन की तरफ। कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, सो यू गॉट 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, नो, कार्बन हैज़ नो लोन पेयर, 0, plus any unpaired electron, 0, so you got 3 answer। तो the hybridization is sp2। तो अब चॉइस देखते हैं कि वो sp3 से sp2 में चेंज हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग चॉइस D, जिसमें वो sp3 से sp2 में चेंज हो जाता है। Primary amines यानी aliphatic amines react with nitrous acid and produce diazonium salts. These salts can be generally represented as diazonium having 2 nitrogen atoms, azo from nitrogen के लिए इस्तेमाल होता है। तो diazonium salts जो हैं उनमें ये होगा कि a nitrogen is triple bonded to another nitrogen and having an alkyl group bonded to it। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड तो बनाया है, लेकिन साथ में उसने कोई लोन पेयर उसके पास जो था वो अल्काइल ग्रुप कार्बन को डोनेट कर चुका है। दिस इज़ वाई इट गॉट ए पॉजिटिव चार्ज
और इसके साथ फिर इधर कोई एनाइन चाहे हेलोजन हो चाहे कोई भी हो वो अटैच हो जाएगा. सो दिस इज़ नाउ नोन एज ए डाइजोनियम सॉल्ट. सो इनमें अब फंक्शनल ग्रुप देखते जाएं, विच इज़ choice C, that has alkyl group bonded to nitrogen having a positive charge and a halogen या halidine या any anion. A Lucas test is associated with, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ज़रूर ये पता होना चाहिए. ठीक, मैं जस्ट चॉइस के इर्द गिर्द वो सर्कल ड्रा करूंगा, बाकी नहीं बताऊंगा. हाँ, ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि विच वन इज़ प्राइमरी, विच वन इज़ टर्शियरी एंड सेकेंडरी. Glycols in glycerols can be determined on the basis of. Okay, before going to the choices, पहले खुद सोचें कि ग्लाइकोल्स जो हैं ऐसे अल्कोहल जब एडजेसेंट कार्बन पे 2OH ग्रुप अटैच्ड हों, so they are known as glycols. अच्छा, और ग्लाइसिरोल्स जब एडजेसेंट कार्बन पे 3OH ग्रुप अटैच हों, that is ग्लाइसिरोल. तो नंबर ऑफ OH ग्रुप इस पे वो करेगा. सो चॉइस बी इज़ करेक्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. ओके, तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑब्जर्व्ड इन. तो हमें चॉइस दी गई हैं, दैट इज़ 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल, 2 प्रोपेनॉल एंड 1 पेंटेनॉल. तो अब यहाँ पे याद रखें कि सिंपल बात, प्राइमरी अल्कोहल्स उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा देन सेकेंडरी अल्कोहल्स और हाई होगा देन टर्शियरी अल्कोहल्स. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में बनेगी, लेकिन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे तो उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी वीक पड़ जाएंगी, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी दूर की वजह से वीक पड़ जाएगा. तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अब हमें देगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल. दिस इज़ दी आयुपेक नेम फॉर ए टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ड्रॉ कर सकते हो. तो देखो 1 2 3 4. अब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो टर्शियरी कार्बन के साथ OH को जुड़ना है. तो मींस के ये सपोज़ करें कि ये कार्बन यहाँ पे OH अटैच हुआ और ये जो फाइनल वाला कार्बन है यहाँ से हट के इधर आ जाएगा. दिस CH3 CH3 और CH3. तो ये अब एक टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हुआ. तो इसका यूपेक नेम हो जाएगा कि 2 पे मिथाइल अटैच है और 2 पे OH है और प्रोपेनॉल. Tertiary alcohols show no oxidation reaction. This is because they have. Okay, तो oxidation reaction में this is carbon to which OH is bonded, which is known as alpha carbon. अब इस अल्फ़ा कार्बन के पास अगर तीनों अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ये होता है कि सपोज़ करें हम एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, दिस वन ओवर हियर, दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीजन OH वाला हाइड्रोजन और साथ में अल्फ़ा हाइड्रोजन साथ में निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन उसकी हो जाएगी. तो टर्शियरी अल्कोहल में अल्फ़ा कार्बन के पास सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डेड टू इट, सो नो अल्फ़ा हाइड्रोजन. दिस इज़ चॉइस बी. Propanone is obtained when dash is oxidized. Okay, तो प्रोपेनॉन तो कीटोन है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लें, दिस इज़ ए कीटोन. तो रिमेंबर, प्राइमरी अल्कोहल्स
उनकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उनसे बनते हैं एल्डिहाइड्स। सेकेंडरी अल्कोहल, उनकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो दे जाते हैं कीटोन्स। और टर्शियरी अल्कोहल्स हैव नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो अब हमने ढूंढना होगा टर्शियरी अल्कोहल। तो एन प्रोपाइल अल्कोहल, इट्स ए प्राइमरी अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यस इट इज़ ए सेकेंडरी अल्कोहल। तो चॉइस बी तो हुआ, लेकिन साथ में फिर ये याद रखें कि देखें सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी दिया गया है चॉइस डी में। साथ में ये भी याद रखें कि जितने कार्बन वाला अल्कोहल होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्रोपेनॉन उससे बनेगा, तो मीन्स कि वो एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था, 3 कार्बन वाला अल्कोहल था, और इसकी वजह से उससे 3 कार्बन वाला कीटोन बना। तो अब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी दिया है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी दिया है। तो ऊपर प्रोपेनॉन देखें, इट हैज़ 3 कार्बन, सो मीन कि ये सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल से बनेगा। Mercaptans are represented by, तो mercaptans जो हैं mercury catching, and they are known as thiols, and thiols have R bonded to SH group, so this is choice B. IUPAC and common name of the given structure is, okay, अच्छा ये given structure है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम IUPAC नेम इसको डिराइव करते हैं। तो ये हुआ सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबर द चेन फ्रॉम इन क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो ये 1 2 3 एंड 4, 2 पे मिथाइल है, सो वी हैव इट्स नेम दैट 2 मिथाइल and 2 butanol, या butane 2-ol, both formats are acceptable। अच्छा ये तो हुआ इसका IUPAC नेम। अब इसका जो कॉमन नेम होगा, सो इट इज़, देखें OH बॉन्डेड है टर्शरी कार्बन से, और टोटल जो अल्काइल है उसमें टोटल कार्बन जो हैं दे आर 5, सो इट इज़ टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल, tertiary pentyl alcohol। So 2-methyl 2-butanol, तो ऑप्शन ए 2-methyl 2-pentanol, नो 2-methyl 2-butanol is matching। फिर कॉमन नेम देखें tertiary pentyl alcohol, yes, so choice B is correct। और यहाँ पे 2-methyl 2,3-dimethyl 2 नहीं, ये तो बनता ही नहीं है, 2-methyl 2-pentanol tertiary pentyl alcohol। अच्छा इधर एक ये देखें, ये IUPAC नेम गलत दिया गया है, 2, मिथाइल है, ठीक, सो इट्स रॉन्ग। यानी अब यहाँ पे एक ये दिए जाते वो कि 2-methyl 2, मिथाइल, और उसके बाद जो है 2-butanol। तो स्टूडेंट कहते हैं कि भाई इसमें तो 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। ये ना, 2 ऑप्शन करेक्ट नहीं हुए, बिकॉज दिस इज़ नॉट IUPAC फॉर्मेट। द करेक्ट IUPAC फॉर्मेट इज़ 2-मिथाइल फिर -2-butanol। What is the correct name for the following compound? अच्छा, तो फॉलोइंग कंपाउंड का करेक्ट नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको खुद दें, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग दी फंक्शनल ग्रुप। सो मैं राइट साइड से शुरू करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6, नो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं आ रहा, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब नंबर फ्रॉम द ईट क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप, तो ये हुआ 1 2 3 4 एंड 5। तो पेरेंट नेम इसका हुआ 1-pentene, दिस इज़ द पेरेंट नेम, या पेंट 1-ene।
और फिर 2 पे अटैच्ड है C2H5 इथाइल, तो मीन्स कि ये हुआ 2 इथाइल 1 पेंटीन। तो 2 इथाइल 1 पेंटीन सर्च करें, दैट इज़ दिस, यस, चॉइस डी, 2 इथाइल 1 पेंटीन। तो ट्रिक इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का था। द इनकरेक्ट आयुपेक नेम इज़, ओके, फर्स्ट वन देखें, पेरेंट नेम को देखें, इट इज़ 3-ब्यूटेनोन। इट इज़ ए 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, और फिर नंबरिंग शुरू करोगे इधर से, तो ये 1 हुआ, 2 3 4, तो ये बना 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, इधर 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनोन। यस, इट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं चॉइस। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन। सो वी हैव ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 5 कार्बन्स, तो ये 5 कार्बन का चेन हुआ, और फिर 1 2 3, तो 2 पे भी मिथाइल है और इधर 3 पे भी मिथाइल है। दिस इज़ मिथाइल नॉट CH2, तो 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन, दिस इज़ करेक्ट। अगला जो है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन मीन्स कि इट हैज़ 4 कार्बन, और फिर 1 2 3 4। यस, तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, दिस इज़ करेक्ट। और फिर है 4 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो 4 मिथाइल 2 ब्यूटीन मीन्स के वी हैव 1 2 3 4, और 2 पे डबल बॉन्ड लगा दें, 1 2, इधर ये डबल बॉन्ड लगा, तो 1 2 3 4, और उसके साथ फिर 4 पे मिथाइल है, ओवर हेयर इज CH3 नो। तो चेन तो मज़ीद लंबा हो जाएगा, यानी ये बस हो जाएगा 2 पेंटीन, तो 4 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो ये भी गलत नाम दिया है। तो अब करेक्ट चॉइस, यस, तो इस क्वेश्चन में ये एम्बिग्विटी मौजूद है, सो करेक्ट चॉइस इज़ ए। आपको देने चाहिए नंबर, और या किसी ने डी सेलेक्ट किया हो तो वो भी ठीक। सो देयर इज़ ए मिस्टेक। The IUPAC name of the following structure is, okay, first of all there is IUPAC name. Select the longest carbon chain. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 8 है, तो मीन्स के ऑक्टेन हुआ, और 1 2 3 पे फिर मिथाइल अटैच है, तो 3 मिथाइल ऑक्टेन, 3 मिथाइल ऑक्टेन, 3 मिथाइल ऑक्टेन, 3 ethyl hexane no, 6 methyl octane no, 2 ethyl pentane no, so choice A is correct. The following structure is also known as, अच्छा, तो ये following structure है, parahydroxytoluene, metacresol, paracresol, all of the above. तो ये देखें, first of all चलें इधर इसको बनाते हैं, this is दी फिनोल। अच्छा, ये फिनोल हुआ, और इधर से फिर यहाँ पे आपको मिलेगा OH। व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, डोंट मेक नॉइस, दिस इज़ डन, तो इट इज़ OH। ओवर हेयर डायरेक्टली यू विल सी, फिनोल का स्ट्रक्चर मैंने बिगड़ा बनाया है, दिस इज़ बॉन्ड, ठीक, कभी कभी मेरा टैबलेट भी नहीं मानता, दिस इज़ CH3, ओके। जब भी बेंजीन रिंग पे OH और CH3 आए तो इसका स्पेशल नेम होता है क्रीसोल, दिस इज़ इट्स स्पेशल नेम। तो अब ये दोनों पैरा पोजीशन पे हैं, सो इट इज़ पैरा क्रीसोल। एक तो ये पॉइंट हुआ, तो मीन्स कि द करेक्ट चॉइस इज़ C। अच्छा, फिर स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि सर ये पैराहाइड्रोक्सीटोलुईन इसलिए नहीं है कि प्रायोरिटी OH ग्रुप को देनी होगी।
अब अगर यहाँ पे लिखते कि पैरा मिथाइल फिनोल तो फिर करेक्ट होता, क्योंकि प्रायोरिटी हम OH ग्रुप को देंगे, वो प्रायोरिटी लिस्ट है जब बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हों। मेटाक्रिसोल तो है नहीं है, क्योंकि इधर मिथाइल ग्रुप को फिर अटैच होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव नो, सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, ओके ये स्ट्रक्चर दिए हैं सारे, और फिर हमें नेम दिए हैं कि A4 हेप्टेनोन। तो देखें फंक्शनल ग्रुप कीटोन, तो कीटोन को ढूंढें, ऊपर दोनों में तो नहीं है, यहाँ पे कीटोन है और नीचे वाले में भी कीटोन है। अब 4 हेप्टेनोन, 4 पे होना चाहिए आपके पास कीटोन ग्रुप, और बाकी होने चाहिए चेन लेफ़्ट साइड राइट साइड कार्बन के, तो टोटल आपको मिलेंगे 7 कार्बन। तो ये 1 2 3 4 5, नो इट्स नॉट 4 हेप्टेनोन। नीचे वाला देखोगे तो 1 2 3 4, लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4, येस दिस इज़ 4 हेप्टेनोन। चॉइस तो हुआ ए। अगलों पे प्रैक्टिस करते हैं कि किससे, पेंटेनॉल एंड 3 ब्यूटेनॉल। अच्छा पेंटेनॉल अल्डिहाइड, तो देखें यू आर अनएबल टू सी एनी अल्डिहाइड, ठीक। और 3 ब्यूटेनॉल, तो 3 ब्यूटेनॉल ये अगर OH है लेकिन साथ में उसके पास O ग्रुप भी है, तो ये भी 3 ब्यूटेनॉल नहीं है, तो ये भी मौजूद नहीं है। पेंटेनॉल एंड हेक्सेन 3 ऑन नो, और फिर है पेंटेनॉल एंड हेक्सेन 3 ऑन, ये भी नहीं है। 3 हेक्सेनोन एंड डाईमिथाइल ईथर, सो 3 हेक्सेनोन इज़ नॉट देयर, और डाईमिथाइल ईथर भी नहीं है, ठीक। तो ये अगर आप देखोगे इट्स नॉट ईथर, इट इज़ एसीटाल, ठीक। ए कार्बन बॉन्डेड टू 2 ईथर ग्रुप, तो वो होगा एसीटाल। सो चॉइस इज़ ए। क्यूमीन कैन आल्सो बी नेम्ड एज, ओके क्यूमीन जो है, whenever a benzene has an isopropyl CH3 and CH3, this is known as cumene. So isopropyl benzene is there, and propyl benzene, no, isopropyl benzene is choice B, correct. Upon reaction with bromine water, a compound X gives a white precipitate. The compound X is okay. ब्रोमीन वाटर के साथ वाइट प्रेसिपिटेट जो हमें देगा तो वो फिनोल है, डिटेक्शन फॉर फिनोल। और अगर आप देखोगे बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद इट। इथेनॉल तो अल्कोहल हुआ, उसका रिएक्शन नहीं है। इथीन, अब इथीन ब्रोमीन वाटर के साथ वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देते, बल्कि वो ब्रोमीन का जो रेड ब्राउन कलर है वो डिसअपियर करके कलरलेस कर जाते हैं। सो करेक्ट चॉइस इज़ डी। साइक्लोहेक्सेन इज aromatic hydrocarbon, no. Aliphatic hydrocarbon, yes. Acyclic hydrocarbon, no. And heterocyclic hydrocarbon, no. Heterocyclic hydrocarbon वो तो होते भी नहीं हैं, heterocyclic compounds होते हैं। So choice B is correct. Preparation of alkenes by dehydration of alcohol is, अच्छा यानी अल्कोहल जो एक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड बन जाए, दैट इज़ नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। In the next last, in homolytic bond fission, the species formed are, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, सपोज करें कि ये कार्बन और कार्बन ने बॉन्ड बनाया और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने शेयर किया था। अब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में ये होगा कि हर एटम अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा कार्बन और उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
और दूसरा भी कार्बन बनेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स कि ये ऐसा स्पीशी जिसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दे आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। सो यहाँ पे इलेक्ट्रो एनरिच नो, nucleophile and free radicals no, electrophile and nucleophile only, free radicals only. Yes, choice D is correct. Okay students, wishing you all the best. प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, प्रैक्टिस करते जाएं मुख्तलिफ MCQs की, और कंसेप्ट साथ में डेवलप करते जाएं कि हाँ ये कंसेप्ट इस MCQ क्वेश्चन में छुपा हुआ है। और अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह किसी की जो कोशिश है वो रायगा नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को कुछ नहीं मिलता माँ सिवाय उसके जिसकी वो कोशिश करेगा। और बाद में फिर कहता है वह अन्ना सायहु लसौफा युरा, और उसकी कोशिश फिर देखी जाएगी। ठीक, तो कोशिश करते जाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। The order of chiral and achiral carbon in the given compound is, ओके chiral कार्बन वो होगा जो डिफरेंट ग्रुप से या एटम से अटैच्ड हो, चार होने चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे अब जब हम देखते हैं तो कार्बन 1 इज़ achiral, कार्बन 2 इज़ achiral, और कार्बन 3 इज़ chiral। इसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज़ chiral, एंड कार्बन 4 इज़ achiral, कार्बन 5 इज़ achiral, और इस कार्बन 6 भी achiral है। यहाँ पे इधर आ जाओगे तो CH2 CH3 ये achiral है। तो chiral इसमें एक और देयर इज़, ओके ठीक, तो चॉइस ए chiral कार्बन 3 5 नहीं, 3 और 5 chiral नहीं है, 3 है लेकिन 5 नहीं है। और फिर जाके चॉइस सी में देखें, सी हैज़ द chiral कार्बन 3, और बाकी जो हैं 1 2 3 2 4 5 6 दे आर achiral, सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। करेक्ट एसिडिक करेक्टर ऑर्डर इज़, अच्छा तो अल्केन यानी ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन दिए हैं, 1 ब्यूटाइन। तो रिमेंबर अल्काइन, 1 अल्काइन आर मोर एसिडिक दैन alkenes, 1 alkenes, and they are more acidic than alkanes. So you are getting the choice D is correct choice here. Which one will be easy order for formation of given compounds? अच्छा, तो पहला जो है that is nitrobenzene, the second one is dinitrobenzene, और थर्ड जो है that is trinitrobenzene। अच्छा, अब देखें नाइट्रो जो है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा। तो पहला बेंजीन विल बी इजीली नाइट्रेटेड, तो आपको मिलेगा कि 1 जो है ये इजीली नाइट्रेट होगा। फिर जब इसके ऊपर आप दूसरा नाइट्रो ग्रुप लाओगे तो वो फिर मुश्किल से नाइट्रेट होगा, और फिर आखिर में तीसरा जब ले आओगे तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो मीन्स के 1 है इजीली नाइट्रेट होगा, then 2 and 2 will be easily nitrated, then 3, so you will get this choice A। यानी नाइट्रो ग्रुप इज़ दी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, उसकी तादाद जितनी ज़्यादा होती जाएगी बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा, और हार्डर रिएक्शन कंडीशन हमने इस्तेमाल करने होंगे उसको आगे सब्स्टिट्यूट करने के लिए। Which order of alkyl halides will favor the nucleophilic substitution reaction? ओके, तो अल्काइल हैलाइड में ये है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स उनके फेवरेट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस,
और जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो उनके फेवरेट होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो दरमियान में आपको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमने देखने होंगे कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। सो चॉइस ए में पहला जो है वो टर्शरी है, इट इज़ यानी मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नो, ये आर्डर तो यहाँ से ख़त्म हुआ। बी चॉइस में देखोगे सो दिस इज़ ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव दैन, अगर इस टर्शरी है नो उससे सेकेंडरी होना चाहिए, तो ये भी ख़त्म हुआ। टर्शरी अल्काइल हैलाइड चॉइस सी में टर्शरी अल्काइल मोर रिएक्टिव दैन नो, टर्शरी मोर रिएक्टिव नहीं होंगे। चॉइस डी में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है दैट इज़ मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मोस्ट द टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी होना चाहिए, दिस इज़ सेकेंडरी। ये मींस कि एक और आर ग्रुप भी यहाँ पे अटैच टू R2। सो द चॉइस ओवर हियर इज़ नो R2 इज़ देयर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में गलती है। आर्डर ये होना चाहिए कि प्राइमरी जो है वो मोर रिएक्टिव होगा देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी मोर रिएक्टिव होगा देन टर्शरी टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मीन्स के ये अपने साथ साइन ऑफ इंटरोगेशन में लगा दें। In which order for a given halogen Grignard reagent will be easily prepared? Oh, तो रिमेंबर ये याद रखें कि जितना अल्काइल साइज छोटा होगा, या यूँ करें कि ईज़ ऑफ प्रिपरेशन is alkyl size छोटा तो easy prepared is inversely proportional to R size alkyl group size। तो अब मिथाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड easily prepare होगा then ethyl magnesium bromide then propyl magnesium bromide, so this choice A is correct order। Which carbon in the following compound is chiral carbon? तो following compound हमें दिया है that is 2-butanol। ठीक, अब chiral carbon वो होगा जो different functional group से जुड़ा हो, तो different atom से या group से जुड़ा हो। तो अगर आप ये कार्बन 2 देखें this one, तो ये एक तरफ CH3 से बॉन्डेड है, फिर OH से बॉन्डेड है, फिर H से बॉन्डेड है, और ये सारा C2H5 इथाइल से बॉन्डेड है। सो मीन कि कार्बन 2 इज़ द chiral कार्बन एंड वी आर गेटिंग चॉइस बी टू बी करेक्ट। अब इसमें ये पॉइंट ये भी था कि स्टूडेंट किस तरफ से नंबरिंग शुरू करेगा, तो रिमेंबर फंक्शनल ग्रुप वाले एंड से, तो एक पॉइंट ये इसमें था, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट से शुरू करोगे तो 1 2 3, तो 3 कार्बन, तो चॉइस फिर सी सेलेक्ट किया होगा, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो इसमें दो चीज़ें थी, एक कायरल कार्बन को ढूंढना और फिर प्रॉपर एंड से नंबरिंग करना। Isomers which are not superimposable are called, they are known as enantiomers, तो ये चॉइस डी। Question के acetaldehyde is obtained when dash is hydrated in the presence of sulfuric acid and HgSO4। Okay, dash is hydrated, तो ये मिथाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, डाईमिथाइल एसिटाइलिन या इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। तो रिमेंबर अल्काइन, इसमें इथाइन एक ऐसा अल्काइन है जिसकी हम हाइड्रेशन करेंगे, अपॉन हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द अदर, तो यू विल गेट एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड।
जबकि बाकी जितनी भी अल्काइंस हैं, अदर ऑल अल्काइंस, दे प्रोड्यूस कीटोन्स upon hydration. So acetylene is the common name of ethine, that is the choice. Which alkene shows conjugation? तो conjugation means कि double bond followed by a single bond, then a double bond, then a single bond. तो इस किस्म की arrangement जो होगी that is known as conjugation. तो चॉइस ए में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल सिंगल, नो ये कंजुगेशन नहीं है। चॉइस बी में भी डबल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, फिर आगे डबल नहीं है। अच्छा, अब चॉइस सी को देखें तो डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद फिर डबल बॉन्ड है, इट इज़ नॉट कंजुगेशन। और चॉइस डी में देखोगे तो यू विल गेट ए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सो इट इज़ ए टाइप ऑफ कंजुगेशन। सो यू गॉट चॉइस डी। Glucose and fructose are isomers. What kind of structural isomerism exists between them? अच्छा, glucose is an aldehyde यानी aldose है, and fructose is a ketose, mean के both have different functional group, so they are functional group isomers, that is choice C. Which of the following is not electrophilic substitution reaction? Okay, electrophilic substitution reaction, choice A वाला देखोगे, so there is a benzene ring and hydrogen is added to it, become a cyclohexane. So means that this is not an electrophilic substitution reaction. B में देखोगे तो chlorine is substituted over the benzene ring, so ये electrophilic substitution reaction है। All the given, and D जो है यहाँ पर भी, yes it is electrophilic substitution reaction because a nitro group is substituted over the benzene ring. Potassium hydroxide alcoholic is reacting with an alkyl halide, तो कहते हैं कि the reactants in the condition given will undergo, कि ये कौन सा condition करेंगे, कौन सा reaction करेंगे इन condition के मुताबिक। तो KOH दिया गया है, this is the potassium hydroxide in alcohol, और फिर अगला जो है this is, you are getting CH3 bonded to C, then this carbon is bonded to CH3 and CH3, and then you have CH2 and bromide. Okay, तो अब देखिए इन कंडीशन में पोटाशियम जब अल्कोहल में हम इस्तेमाल करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, लेकिन कब होगा, जब टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो। यहाँ पे ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ओके, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो जब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो फिर होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की फेवरेट रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। So choice A is here, that is nucleophilic substitution reactions. ठीक, तो इसमें एक था कि OH जब वाटर में होगा तो उसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, लेकिन किसके साथ, जब टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो। Question is कि choose reaction that does not require a zinc chloride catalyst. अच्छा, तो अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन किया जा रहा है सारे चॉइसेस में, HCl, HBr एंड HI। तो यहाँ पे HI जो है इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इट विल बी मोर रिएक्टिव देन HBr एंड HBr विल बी मोर रिएक्टिव देन HCl।
अब HCl का रिएक्शन जब भी होगा तो हम कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड की मदद लेंगे, जबकि HI और HBr वो मोर रिएक्टिव हैं तो उनको कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो डू नॉट रिक्वायर जिंक क्लोराइड, तो मीन्स कि B और C दोनों में हमें जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यू गॉट चॉइस D। Ethanol reacts with potassium dichromate and H2SO4 to give. Okay. अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसमें ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बिकॉज K2Cr2O7 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे इथेनॉल जो है, तो रिमेंबर अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे एल्डिहाइड्स बनते हैं और फिर एल्डिहाइड्स और कीटोन भी बनते हैं, वही प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। और फिर इसकी फर्दर जब ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड्स की तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डिपेंड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर वीक है तो रिएक्शन अल्कोहल से लेके एल्डिहाइड कीटोन पे स्टॉप हो जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस तरह ऊपर दिखाया गया है तो फिर ये रिएक्शन चलता रहेगा और स्टॉप कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक, तो चॉइस तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो चॉइस हमें CH3C जो चॉइस A है तो प्रोपेनोइक एसिड इधर बना है, और चॉइस C में एसिटिक एसिड बना है, इथेनोइक एसिड, जबकि यहाँ पे ये प्रोपेनोइक जो सॉल्ट है वो बना पोटाशियम प्रोपेनोएट, और यहाँ पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये दोनों तो चले। अब ऊपर दोनों जो हैं उनमें करेक्ट चॉइस। तो देखें जो हमने इधर पढ़ा, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन होगी, जिस नंबर ऑफ़ कार्बन से आपने अल्कोहल से शुरू किया था वही नंबर ऑफ़ कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन भी बनेगा, और वहीं कार्बन एटम्स का कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। तो चूँकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इथेनॉल 2 कार्बन से बनता है, दैट इज़ CH3CH2OH। तो इससे 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विच इज़ CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पे चॉइस C इज़ करेक्ट चॉइस, एसिटिक एसिड इज़ देयर। In the given structure, the order of primary, secondary and tertiary carbon atom is okay. Primary carbon atom जो एक कार्बन से जुड़ा हो, तो इस राइट साइड से शुरू करते हैं। दिस इज़ CH3 जो बॉन्डेड है लेफ़्ट पे एक कार्बन के साथ, ये CH3 ऊपर की तरफ एक कार्बन से जुड़ा है, सो दीज आर प्राइमरी। इधर आ जाएं तो ये CH3 भी प्राइमरी है, सिमिलरली दिस CH3 इज़ प्राइमरी, और फिर ये CH3 इज़ प्राइमरी। सो वी हैव ए टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन एटम्स। तो चॉइस A में 5 मौजूद है और चॉइस C में 5 मौजूद है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंडरी कार्बन, वो कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा होगा दैट इज़ सेकेंडरी कार्बन। तो अब यहाँ पे देखें सेकेंडरी कार्बन, दिस वन, ये दिस कार्बन इज़ बॉन्डेड टू लेफ़्ट एंड राइट to 2 carbon atoms, so it is a secondary carbon atom, ये CH2, और फिर ये CH2 भी आपको secondary मिलेगा because it's also bonded to 2, और यहाँ पर ये CH3 भी जो है वो primary है, और फिर नीचे वाला जो CH2 है it is also primary, so we are getting 4, sorry it is also secondary, so we are getting 4 secondary carbon atoms। तो चॉइस A में 3 हैं, नो, चॉइस B में 4 हैं, चॉइस C में 4 हैं। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टर्शियरी कार्बन, जो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो, 3 अल्काइल से बॉन्डेड हो, वो टर्शियरी कार्बन है। सो यहाँ पे देखें दिस वन, दिस कार्बन, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा है, एक सेकेंडरी कार्बन है और 2 जो हैं
प्राइमरी कार्बन है। इसी तरह जब आओगे तो ये CH हमें दिखाई देगा कि ये भी टर्शियरी है, और यहाँ पे ये CH भी टर्शियरी है। सो वी आर गेटिंग ए टोटल 3 टर्शियरी कार्बन्स। तो टर्शियरी कार्बन B में 3 हैं और साथ में C में 3 हैं। सो द करेक्ट ऑर्डर इज़ चॉइस C। Boiling point order for the given general isomeric alkane will be, so isomeric alkane N alkane दिया है, iso alkane है और neo alkane है। तो boiling point अब यहाँ पे ये होगा कि जो N alkane होगा इसका boiling point ज़्यादा होगा देन iso alkane, और iso का ज़्यादा होगा देन neo alkane। क्योंकि ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होती जाएगी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होती जाएंगी। तो अब यहाँ पे एन अल्केन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है देन आइसो का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है देन नियो। अच्छा, चॉइस ए देखें, एन हैज़ लेस देन आइसो हैज़ लेस देन नियो। नो, ये रॉन्ग है। चॉइस बी में n इज़ इक्वल टू आइसो नहीं, बराबर नहीं होगा, तो ये भी चला। चॉइस सी में नियो हैज़ लेस देन आइसो एंड आइसो हैज़ लेस देन नियो, सो दिस n, तो दिस इज़ करेक्ट चॉइस। n इज़ ग्रेटर देन आइसो एंड आइसो इज़ इक्वल टू नियो। नो, तो करेक्ट चॉइस हमें चॉइस सी में मिला। Which one of the following hydrocarbons will give product through substitution reaction? अच्छा, हाइड्रोकार्बन सारे दिए गए हैं। तो रिमेंबर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो फेवरेट रिएक्शन है तो वो है अल्केन्स के। अल्कीन्स अल्काइंस में फिर एडिशन रिएक्शन होती हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो C2H4 it is ethene, C3H6 it is propene, C2H6 yes it is ethane, और C4H8 it is butene। तो means कि choice C is correct because it is alkane। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद, ओके, तो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन होता है 1 अल्काइन से। 1 अल्काइंस या टर्मिनल अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आए तो उसके साथ इसका रिएक्शन पॉसिबल है, बल्कि होता है। सो ओवर हियर इथाइन, सो चॉइस ए इज़ करेक्ट। इथाइलिन इट इज़ इथीन, तो टी ब्यूटाइन नो, क्योंकि 1 ब्यूटाइन पे होना चाहिए, और बेंजीन, सो चॉइस ए इज़ करेक्ट चॉइस। द कंपाउंड हैविंग ऑल कार्बन सिंगल या कार्बन बॉन्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो वो हमें बेंजीन ही मिलेगा। उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो सारे इक्वल लेंथ पे हैं, तो बेंजीन इज़ द चॉइस। अब यहाँ पे आप इथेन देख सकते हो, CH3 एंड CH3, यहाँ पे एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। इथीन में फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ फिर एक ही यानी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दैट इज़ ए डबल बॉन्ड। और इस इटाइलिन में फिर जाके आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्वेश्चन ये था कि बॉन्ड्स यानी प्लूरल, तो बॉन्ड्स ज़्यादा बेंजीन में हैं, तो बेंजीन में जितने भी कार्बन बॉन्ड्स हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, एंड दिस टाइप ऑफ मिस्ट्री इज़ नोन एज एरोमेटिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? ओके, तो स्टेटमेंट ए देखें, ए कंपाउंड विद ग्रेटर स्टेबिलिटी has lower heat of hydrogenation. Yes, this is correct statement. A compound with greater stability has lower heat of combustion. Yes, correct. Benzene being aromatic reacts readily with bromine water to form additional products. No, bromine से वो react करेगा लेकिन addition reaction नहीं करेगा।
The actual electrophile in benzene sulfonation is sulfur trioxide. Yes, तो choice C is correct choice. The following two are, तो ये कि चेन आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, बोथ ए एंड बी हैं या नॉट आइसोमर्स हैं. ओके, तो देखें पहला वाला जो है इट इज़ ब्यूटीन 1 ब्यूटीन और दूसरा वाला जो है इट इज़ साइक्लोब्यूटेन. तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. एक अल्केन है और दूसरा जो है वो अल्कीन है. चेन आइसोमर नहीं हो सकते. चेन आइसोमर में ब्रांच्ड अनब्रांच्ड चेन इस तरह होते हैं, लेकिन ये सारे इस तरह की चेन हैं कि वो ओपन चेन है और ये क्लोज चेन है. ठीक, बोथ एंड भी नहीं होगा. नॉट आइसोमर नहीं, आइसोमर हैं बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. अगर आप इसको मालूम करेंगे तो यू विल गेट C4 और H काउंट करोगे तो वो आपको मिल जाएंगे 3 5 4 5 6 7 8. So they are isomers. The product of formed in the given reaction in the presence of H2SO4 will be. Okay, देखते हैं रिएक्शन. Yes, तो एक अल्कीन दिया गया है और ये H2O in the presence of H मीन कि ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है. तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से तो अल्कोहल बनेंगे. तो हमारा टारगेट तो हुआ अल्कोहल. अब नीचे दिए गए हैं 1 ब्यूटाइल अल्कोहल, प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल. तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? ठीक, ब्यूटाइल मीन्स के दे है 4 कार्बन्स. ओके, तो अब देखते हैं कि दिस इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH and over here is CH2 and terminates at CH3 and यहाँ पे अब H2O आ रहा है in the presence of that H2SO4. तो ये पार्शल पॉजिटिव है, दिस इज़ पार्शल नेगेटिव. येस, अब आपके जहन में आया होगा कि सारा इसमें जो था ट्रिक छुपा हुआ था मार्कोनी-कॉफ्स रूल वाला. तो here is that double bond. तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो positive part of water, that is hydrogen, will be added to that carbon having more hydrogens of the double bond. तो ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ और जो OH है वो चला जाएगा इसके साथ. तो we will get the final product as CH3 हो जाएगा. सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ OH लगा and others are unchanged carbon CH2 and CH3. So now we have 2-butanol, that is 2-butanol. This is its IUPAC name. A common name है अब ये isobutyl alcohol भी है, isobutyl alcohol, because second कार्बन पे OH है. दूसरा कॉमन नेम इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हुआ, दैट इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बिकॉज द OH ग्रुप इज़ बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन. सेकेंडरी कार्बन वो होता है जो अपने राइट लेफ्ट पे 2 कार्बन से जुड़ा हो. यानी ये अब यहाँ पे जुड़ा है इस CH2 वाले कार्बन से, यहाँ पे जुड़ा है CH3 वाले कार्बन से. सो इट इज़ ए सेकेंडरी butyl alcohol. So we have the choice C waiting for us to select me. So that is choice C. Consider the following reaction. Alkene which reacts with ozone giving upon acid hydrolysis, zinc hydrolysis, that is the ozonolysis reaction here, and giving CH3 COCH3. 2 जो प्रोपेनॉन है वो ये दे चुका है. तो कहते हैं कि ये स्टार्टिंग अल्कीन कौन था. तो अगेन ओजोनोलिसिस में वही कंसेप्ट अपने साथ याद रखें कि देखिए मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ. द प्रोडक्ट इज़ 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल्स हैं, नॉट
2 प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O देन बॉन्डेड टू CH3 एंड बॉन्डेड टू CH3, ये एक प्रोपेनॉन हुआ, प्लस दूसरा प्रोपेनॉन बना है कार्बन बॉन्डेड टू CH3 एंड बॉन्डेड टू CH3। तो रिमेंबर जब ये दो आपस में हम रिवर्स जाएंगे तो क्या होगा कि ओजोनोलाइसिस में अल्कीन डबल बॉन्ड पे टूट जाता है। इधर जो डबल बॉन्ड था उस पे ये अल्कीन टूटा और रिज़ल्ट में जो ऑक्सीजन है ये इधर टूट जाएगा और रिज़ल्ट में ऑक्सीजन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बाकी CH3s लगा दें इसके साथ भी, दैट इज़ CH3 CH3, यहाँ पर भी लगा दें CH3 एंड CH3। गॉट इट। अब इसका नाम ढूंढ लें कि इसका नाम क्या होगा। तो सेलेक्ट द पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो वो 4 कार्बन वाला ही बन जाएगा। किसी भी साइड से चूज़ करोगे यू विल गेट दिस। और फिर 2 ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हुआ और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अब नंबरिंग करोगे तो ये 1 2 3 4, पेरेंट नेम हुआ ब्यूटीन या 2-ब्यूटीन, दिस इज़ द पेरेंट नेम। और फिर जो है 2 पे मिथाइल आ रहा है और 3 पे भी मिथाइल आ रहा है, सो मीन्स के इट इज़ 2,3 डाई मिथाइल 2-ब्यूटीन। ठीक, ये फॉर्मेट ऑफ द नेम भी याद देखते जाएं। डिजिट्स के दरमियान कॉमा होगा, फिर डिजिट और अल्फ़ाबेट के दरमियान ये हाइफन लगेगा और इस तरह से। तो ये कभी कभी आपको 2 नाम दिए गए होंगे लेकिन उनमें फॉर्मेट का फ़र्क होगा। सो वी हैव टू चूज़ 2,3 डाई मिथाइल 2-ब्यूटीन। तो 2,3 डाई मिथाइल 2-ब्यूटीन इज़ चॉइस सी। In which of the following process a gas is produced which decolorize the bromine water? Before going into the option, decolorization of bromine water is related with alkenes and as well as alkynes. यानी अनसेचुरेशन हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रोमीन वाटर, उसका रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। अब उन्होंने के प्रोसेस दिए हैं, तो इन प्रोसेस में अब हमने ये याद रखना है कि किस प्रोसेस में अल्कीन बनेगा। तो यस, द ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, अल्कोहल से जब हम वाटर रिमूव करेंगे तो उनसे अल्कीन बनेगा। सो करेक्ट चॉइस इज़ ए। जबकि एस्टरिफिकेशन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड यानी जो चॉइस बी है, तो इसमें बनता है एस्टर which does not affect the bromine water. Choice C में oxidation of ethanol by KMnO4, तो इससे बनता है you will ethanol है तो you will get aldehyde, acetaldehyde या ethanol। While D reaction of ethanol with HBr, तो ethanol का HBr से reaction होगा तो you will get an alkyl halide, that is C2H5Br. So the correct choice is A. Kerosene oil produces more smoke during combustion compared to the natural gas. This is due to, okay, smoke of an organic compound depends upon the number of carbon atoms. More carbon atoms in an organic molecule, more will be the smoke produced. तो देखते हैं। Choice A, high heat of combustion of kerosene oil, no. High value of boiling point of kerosene oil, no. High value of carbon atoms in kerosene oil, so this is the choice. Incomplete combustion of kerosene oil, no. When carbon atoms in alkanes increases, then which of the following property decreases?
density, vapor pressure, heat of vaporization and number of isomers. ओके वो डिक्रीज़ कह रहे हैं, तो देखें डी में कार्बन एटम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ेंगे, इंक्रीजेस। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कार्बन एटम बढ़ेंगे तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बढ़ेगा, ज़्यादा हीट लगेगी उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। वेपर प्रेशर, यस दिस इज़ द चॉइस। उनके जो वेपर्स हैं वो कम बनेंगे, जब कम वेपर्स बनेंगे तो कम प्रेशर लगाएंगे। अच्छा तो डिक्रीजेस मीन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। डेंसिटी, नो, डेंसिटी इक्वल्स mass per unit volume. When you increase the carbon atoms, mass increases, and when mass increases, density increases, and they are asking for decrease. High molecular weight alkanes are used as fuel in heavy transport vehicles. This is due to, तो remember ये है कि heat of combustion, that is heat of combustion, is directly proportional to number of carbon atoms. जितने कार्बन एटम्स बढ़ेंगे हीट ऑफ कंबस्शन बढ़ेगा, तो जब हीट ऑफ कंबस्शन बढ़ेगा तो उससे हम ज़्यादा भारी काम कर पाएंगे। तो व्हीकल बड़ी गाड़ियों में यानी ट्रक वगैरह उनमें डीज़ल इस्तेमाल होता है, डीज़ल में कार्बन ज़्यादा है। मोटर कार्स वगैरह जो हैं उनमें या मोटरसाइकिल हुआ तो उसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है, तो पेट्रोल में नंबर ऑफ़ कार्बन कम हो जाता है। फिर इसी तरह सीएनजी, तो सीएनजी में मज़ीद कम हो जाता है। तो इस वजह से सीएनजी से चलने वाली गाड़ी ज़्यादा ऊंचाई पे, यानी इससे आप ज़्यादा फोर्स नहीं ले सकते। सो चॉइस बी कि हाई हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ देयर। A medicinal plant known as Japanese honeysuckle has the following compound. What functional groups are present in it? Okay, तो देखते हैं। OH मौजूद है, मीन्स के अल्कोहल है, अल्कोहल इसमें है। अच्छा अगला फिर डबल बॉन्ड, और ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम इसमें मौजूद है, तो मीन्स के बेंजीन अरेंजमेंट या एरीन अरेंजमेंट इसमें मौजूद है, एरीन्स फंक्शनल ग्रुप। फिर आगे आओगे तो ये आपको मिलेगा दिस वन, दिस इज़ ए फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर, कार्बन डबल बॉन्ड फिर बॉन्ड ओ, सो इट इज़ एस्टर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ एस्टर। और फिर आगे आओगे तो यहाँ पे फिर वहीं OH दे आर अल्कोहल्स, और यहाँ पे आपको एक मिल रहा है and this is C double bond O and OH, so it's carboxylic acid, carboxylic acid. So alcohol, arene, carboxylic acid and ester. तो choice B में alcohol, carboxylic acid, ester and arene, so this is the correct choice. Choice A में alcohol, carboxylic acid and acid amide, no, acid amide is absent. C choice में alcohol, acid amide, ester and amine, amine is absent, acid amide is absent. और D choice में ether, ester, carboxylic acid and alcohol, तो यहाँ पे ether, no ether linkage is over there. Which of the following single covalent bond between carbon atoms is the shortest? Okay, single covalent bond between the carbon atoms. अच्छा चलें, first of all ये देखें, अगर single covalent bond sp3 overlap से बना है, sp3 overlap, तो ये larger होगा। Then अगर कोई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड sp2 ओवरलैप से बना है तो ये लार्जर होगा देन sp ओवरलैप से जो बना होगा। सो मीन्स के एक कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड उसने बनाए होंगे तो वो लॉन्गर होंगे, और कहीं पे कार्बन कोई डबल बॉन्ड बना दे sp2 और लेप से तो वो शॉर्टर होगा, और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाए sp3 से तो फिर उसमें जो सिंगल बॉन्ड दूसरा बनाएगा तो वो होगा शॉर्टर होगा सबसे। अच्छा तो चॉइस ए में देखें
यहाँ पे जो कार्बन है दिस कार्बन और साथ में दिस कार्बन दोनों जो हैं वो sp2 sp हाइब्रिड हैं. सो मीन्स के दिस इज़ द शॉर्टेस्ट सिंगल बॉन्ड ओवर हियर. सो दिस इज़ चॉइस ए इज़ करेक्ट. बी में चले आएँ, इसको भी कर लेते हैं. तो इसमें देखें अब ये कार्बन कार्बन के दरमियान ये एक सिंगल बॉन्ड है, अगला ये सिंगल बॉन्ड है. ये सिंगल बॉन्ड बना है, जो ये लेफ़्ट वाला कार्बन है इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दूसरे वाला जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. ठीक, और ये आखिरी जो है वो sp3 से बना है. अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है दिस वन. तो इसमें एक तरफ से कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड है और दूसरी तरफ से sp2 हाइब्रिड है. तो मीन्स कि ये लॉन्गर हुआ. ठीक, तो शॉर्टर जो था दैट इज़ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से जो बन जाए. क्वेश्चन है कि chiral carbon is dash hybrid always. Okay, first of all, chiral carbon, a carbon atom bonded to 4 different atoms or groups. For example, that is A, B, C and D. Now it is a chiral carbon. तो जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो फिर ये होगा sp3 हाइब्रिड. सो a chiral carbon will be sp3 hybrid. Choice D is correct. अब अगर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कार्बन है जिसने एक डबल बॉन्ड बनाया है, अगला सिंगल बॉन्ड बनाया है. सपोज़ करें ये A हुआ, ये B हुआ और C के साथ इसने डबल बॉन्ड बनाया है. तो अब यहाँ पे देखें डेफिनेशन में थे 4 डिफरेंट ग्रुप्स, यहाँ पे जो है वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं. तो इस वजह से इट्स नॉट chiral. ठीक, carbon of the following group is not chiral. Okay, chiral carbon, a carbon bonded to 4 different groups. Again that is suppose A, B, C and D. तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा जो है वो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है. तो चॉइस ए में अगर देखोगे दैट इज़ CH3 and CH3 is carbon is bonded to 3 hydrogens. definition में 4 हैं तो ये भी गया, is not chiral. ठीक, तो ये chiral नहीं है. अच्छा, फिर देखते हैं CH3OH का. तो CH3OH में ओवर हेयर यू गॉट दिस OH जुड़ा है, बाकी जो हैं वो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं. सो अगेन देयर आर सिमिलर ग्रुप्स, तो ये भी नॉट chiral. फिर उसके बाद फॉर्मिक एसिड दिया है HCOOH. तो इसमें कार्बन इज़ डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन and hydrogen and a hydroxyl group. So again it is not chiral. To mean the correct choice is the D is the correct choice. Propene is asymmetric molecule. The addition of hydrogen iodide will result in the formation of. Okay, propene, so that is CH3CH double bond CH2. This is propene. अब इसमें जब HI ऐड होगा तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में मार्कोनिकॉफ रूल छुपा हुआ है. तो HI जब ऐड होगा तो ये पॉजिटिव है हाइड्रोजन और आयोडीन इज़ नेगेटिव. तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि जब अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक रिएक्टेंट एसिमेट्रिक अल्कीन में ऐड होगा, द पॉजिटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन्स. तो हाइड्रोजन CH2 से लगेगा और जो दूसरा है वो लगेगा CH से. अब ये कैसे कि सर CH3 के साथ तो ज़्यादा हाइड्रोजन है. येस यू आर राइट, लेकिन वो CH3 बस वो उसमें कार्बन सेटिस्फाइड है, उसको मज़ीद बॉन्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है. तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगा कि दैट इज़ CH3CH
यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH3, तो मीन्स कि 2 आयोडोप्रोपेन बना, आयोडोप्रोपेन। तो यहाँ पे 2 आयोडोप्रोपेन, दैट इज़ मैचिंग टू चॉइस A। Alkene reacted with ozone giving ozonide, and ozonide then with zinc and hydrolyzed giving propanone and propanol. The opaque name of the alkene is, okay, very interesting questions. ओजोनोलिसिस में याद रखें कि जो अल्कीन होगा, अल्कीन उसकी बिल्कुल ब्रेकिंग हो जाएगी अपॉन दी डबल बॉन्ड, और रिज़ल्टिंग ये बनेगा कि ये जो कार्बन है लेफ़्ट वाला उसके साथ भी ऑक्सीजन लग के अटैच हो जाएगा, और जो राइट वाला कार्बन है उसके साथ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लग के चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अब उन्होंने कहा है कि प्रोपेनॉन बना है, प्रोपेनॉल बना है। तो प्रोपेनॉन मीन्स कि एक कीटोन बना है, दिस इज़ कार्बन डबल बॉन्ड O, और इसके साथ आप CH3 लगा दें तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। और दूसरा जो बना है दैट इज़ प्रोपेनॉल, तो मीन्स कि कार्बन है डबल बॉन्ड O लगा दें, और प्रोपेनॉल मीन्स कि ये CH3 है, CH2 है, CH3 है, और इधर उसके साथ H, यानी दिस इज़ प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आया। अब कहते हैं कि आप आयुपेक नेम उस अल्कीन का बताएं, तो आयुपेक नेम उस अल्कीन का अब ये होगा कि अब क्या करें, वेरी इजी, कि यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन्स हैं ये यहाँ से हटा दें और इनके दरमियान डबल बॉन्ड लगा के देख लें। तो शुरू करें, दिस इज़ CH3 हुआ C और फिर CH3 डबल बॉन्ड। अब अगला जो प्रोपेनॉल है उसका कार्बन अटैच कर दें, कार्बन यहाँ ये है CH2 फिर CH3 और यहाँ पे है H। अब इसका आयुपेक नेम बता दें। ठीक, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज़ 1 2 3 4 5। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। नंबर द चेन फ्रॉम द एंड नियर टू द फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। पेरेंट नेम हुआ 2-पेंटीन, 2-पेंटीन इज़ द पेरेंट नेम या स्टेम नेम, और फिर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मिथाइल, तो नेम हुआ कि 2-मिथाइल 2-पेंटीन। तो 2-मिथाइल 2-पेंटीन को देख लें, तो 2-मिथाइल 2-पेंटीन, यस दिस इज़ चॉइस डी। रिमेंबर पेरेंट नेम आप यूँ भी लिख सकते हैं कि पेंट 2-इन। ठीक, तो ये हो जाएगा 2-मिथाइल और फिर लग जाएगा पेंट 2-इन। बोथ फॉर्मेट्स आर एक्सेप्टेबल फॉर द पेरेंट नेम। The product obtained in the given reaction will be, तो रिएक्शन क्या है कि साइक्लोप्रोपेन इज़ रिएक्टेंट विद ब्रोमीन एंड गिविंग द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ दैट प्रोडक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे ये याद रखें कि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये एडिशन रिएक्शन प्रेफर करता है बनिस्बत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यानी जो बाकी अल्केन हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं जिसमें हाइड्रोजन को वो दे जाते हैं और दूसरा जो एटम है हाइड्रोजन की जगह आके बॉन्ड बना लेता है। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर ये करता तो इस तरह होता कि ये साइक्लोप्रोपेन है और इसका ये एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाता। ठीक, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा जिसमें ये सिंगल बॉन्ड, ऑल आर सेम सिंगल बॉन्ड्स, तो कोई भी सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड टूटने से आपको ये मिल जाएगा कि ये CH2 हुआ, ये CH2 दिस वन और ये CH2। अब इसका जो बॉन्ड रहता है वहाँ पर भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा
और इधर भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक। सो वो रिंग स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, अगर हम इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये हुआ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सारा, जो 3 कार्बन्स पे मुश्तमिल है, और इसकी नंबरिंग करें 1 2 3, इस साइड से भी कर सकते हो। सो वी गॉट 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन एंड दैट इज़ मैचिंग चॉइस बी। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Physics portion of QCA test. MCQ number 1. Magnetic field lines is the path traced by, the correct option is North Pole. The magnetic field lines are always traced from north to south. So the correct option is B. MCQ number 2. A charged particle can be decelerated by dash field. We know that the charged particle can be accelerated or decelerated by electric field, and magnetic field cannot change the speed. It can only the velocity. It can only change the direction of the velocity. So the correct option is A, electric. Third number MCQ. A direct current carrying loop is placed parallel to a uniform magnetic field. The loop will rotate because we know that torque is equal to NIAB cos alpha. So if the loop is parallel, alpha will be 0 and cos 0 will be 1. So it will experience a torque, and when it will experience a torque, it will rotate. So torque is equal to NIAB cos alpha. Formula is used here in MCQ number 3. MCQ number 4. A wire of length 0.5 meter is acted by a force of 10 Newton. If current in the wire is 5 ampere, then magnetic induction is. So here we will only use F is equal to ILB sin theta. F is equal to ILB sin theta. So all the data is a given, and if the angle is not given, so we will take theta as a 90. So the correct option is for Tesla. 5 number MCQ. The self inductance of solenoid is. So here just only simple, the formula is used. The self-inductance is mu naught n square divided by LA, or mu naught small n square multiply by L multiply by A. So here the correct option is mu naught n square divided by L, where L is the length, A is the area of the solenoid. So correct option is D. This is simple formula. MCQ number 6. Two parallel wires each carrying current I are separated by distance R. The force per unit length on each wire is. The correct option is mu naught I square divided by 2 pi R. Here we will use F is equal to ILB, and from B we will use the Ampere's law. So we will get mu naught I square divided by 2 pi R. I repeat it. In this formula we will use F is equal to ILB. So here in this question the force per unit length is required. So F divided by L is equal to IB. If theta is not given, we will take it as a 90. So B from Ampere's law is equal to mu naught I divided by 2 pi R. So if we put B is equal to mu naught I divided by 2 pi R, and F divided by L is equal to IB formula, we will get A as a correct option, mu naught I square divided by 2 pi R, which is included in basically examples of chapter number 4 in second year course. So 7 number MCQ. In case of chapter number 3, sorry, not 4. 7 number MCQ. In case of a charge Q moving through a uniform magnetic field, which two among F, P and V may not be perpendicular to each other? So we know the formula. F is equal to QVB sin theta. F is equal to QVB sin theta. So B and V is not required to be perpendicular. So the correct option is B and V. MCQ number 8. Which of the following is not the unit of magnetic induction? So the correct option is none of these. These all are basically the unit of magnetic induction.
Now, MCQ number 9, magnetic flux density is equal to, magnetic flux density means B. So A, B and C all represent the magnetic flux density. So the correct option is all of these. MCQ number 10, a current of 0.1 ampere is flowing in an air-cooled solenoid of length 1 meter and number of turns 10 to the power 3. The magnetic flux density inside it will be, so we will use B is equal to mu naught Ni, small n. Small n means the number of turns per unit length. So if we put the values which is given in the MCQ, so we will use the magnetic flux density formula for solenoid, mu naught small n I. So we will get the answer C. 11 number MCQ, the dimension of magnetic induction R. So the dimension of magnetic induction means B is m t square a ki power minus 1. MCQ number 12, the ratio of frequency of beta particles and proton in a cyclotron is greater than 1, because we know that the formula of a frequency from the topic in your book, radius of a circular trajectory. So the ratio of frequency of beta particle and proton, since beta is lighter than the proton, so beta frequency will be more than the proton frequency, so we will get the ratio greater than 1. MCQ number 13, the acceleration of an electron of mass m and charge e moving with uniform speed v at right angle to a magnetic field B is given by. So here electron is used, which is at right angle. So acceleration will be, as we know that F is equal to QEB, so here we use electron, so Q will be replaced by E, and F is equal to MA, so MA will be equal to BEV, and if we divide mass, so we will get C option, BEV divided by M, the acceleration of an electron, mass M moving with uniform speed at right angle to a magnetic field B. So C option is the correct one. Now MCQ number 14, an alpha particle moving with velocity v enter into a uniform magnetic field and move in a circle at frequency f. The frequency of proton having speed 2v in the same field will be. So here we will use the formula for the frequency, where the frequency equation is QB divided by 2 pi m, and we know that the frequency is directly proportional to the charge to mass ratio. So that's why proton having large charge to mass ratio, as we know that double, so the frequency will be also double. Here in 14 MCQ we will use a formula, F where F is frequency is equal to QB divided by 2 pi m, means frequency is directly proportional to the charge to mass ratio. So if we see here alpha, and at last we want a proton, frequency for a proton, so it will become 2f. MCQ number 15, torque on a current carrying coil can be increased by increasing, so all of these are the correct option, because torque is equal to NIAB, I current, area of a coil, magnetic field, so all are correct. 16, voltmeter in a circuit is connected parallel. Remember, voltmeter measure a potential, and in parallel combination the potential is same, so voltmeter is always connected in a parallel, because in parallel combination the potential is same, so B option is the correct one. 17, a voltmeter is used to measure current, voltage, resistance, so the correct option is all of these. So a voltmeter can measure current, voltage as well as resistance. Now MCQ number 18, torque on a current carrying coil is 0 when area of a coil is dashed to magnetic field. Torque on a current carrying coil is 0 when area of a coil is dashed to the magnetic field. Now MCQ number 20, the input and output voltage in a step down transformer are 22 kilovolt and 550 volt respectively. The turn ratio of primary to secondary is. So here we are given a voltage, and we know that V output divided by V input will be equal to number
the ratio of number of primary to the number of secondary. So if we get these values in the transformer formula, we will get the option 40:1. MCQ number 21, the unit of inductance is equivalent to, so unit simple is option A is the correct one, volt second per ampere. So this is the correct option, simple unit. 22, the voltage across secondary of transformer is always AC. So because transformer is work only in AC, not in DC, so B option AC is the correct one. MCQ number 23, an AC generator, the EMF is maximum when place a coil is dished to a magnetic field. So in AC generator, the EMF is maximum when plane of coil is dished to magnetic field. So the correct option is parallel. Here we will use the formula for AC, n omega AB sine theta or n omega AB cos alpha. Sine theta is used for the vector area and cos alpha is used for the area. So here if we use cos alpha, so if alpha is 0, cos 0 will be 1, the EMF will be maximum. So C option is the correct one, parallel. 24 number MCQ, a pair of coils has mutual inductance of 2 Henry. If current in the primary changes from 10 ampere to 0 in 0.1 seconds, the induced EMF in a secondary. So here we will use the formula for a mutual induction, E is equal to M delta IP divided by delta T. All the data is given, mutual inductance is 2H, the current variation is 10 ampere, the time is 0.1 seconds, so we will get B option is the correct one, 200 volt. MCQ number 25, quantity that remains unchanged in transformer is a frequency of the AC. So frequency cannot be changed. Voltage, current and power will be changed but not frequency. So the correct option is frequency. MCQ number 26, transformer is an example of dish inductance. So this is the example of static induction. Mutual induction is used in a transformer where the coils are immovable, so static is the correct option. MCQ number 27, eddy current causes power loss. Eddy losses in a transformer is basically power loss. MCQ number 28, the self-induction of a coil depends upon. This is induction. So the self-induction of a coil depends upon current, flux linkage, applied EMF, none of these. So none of these, because the self-induction depends upon the self-inductance and the current variation. So none of these. 29 number MCQ, Bake motor effect is produced in a both AC and DC generators. So C option is the correct one in 29 number MCQ. MCQ number 30, transformer step up or step down, AC only. It cannot step up or step down highly DC. So here in MCQ number 30, the correct option is AC. 31, if the speed of rotation of a generator coil is made 4 times, the percentage increase in induced EMF is a, so the correct option is a 300%, because the induced EMF is directly proportional to the speed of rotation. So the speed of rotation becomes 4 times, the induced EMF will be also becomes 4 times. So the change produces will be 3 times, and 3 times means 300%, because initial amount is 100%. So if the amount becomes 4 times after change, so 1, we will subtract 1. So 300% will be the increase. MCQ number 32, self-induced EMF is also called Bake EMF. This is also known as a Bake EMF, as produced in the coil of motors. MCQ number 33, an alternating EMF is given by V is equal to V naught sine omega t, has peak value of 10 volt and frequency of 5 Hertz. The instantaneous EMF at 1 divided by 60 seconds. At 1 divided by 60 seconds. So if we put the data here in the given formula, V naught 10 volt, omega is 2 pi f, and f is given 5 Hertz and t is 1 divided by 60 seconds. So we will get 5 volt. So the correct option is a 5 volt if we put all the data in the given formula. MCQ number 34, the self-inductance of air-cooled solenoid 3.14 meter long, cross-sectional area turns to power minus 3 meters square and having 500 turn is, so the self-inductance will be 0.2 millihenry.
The correct option is D option. If you put the data in the formula of self-induced EMF is equal to L delta I divided by delta T. So we will get 0.2 millihenry answer. So, and self-inductance can be calculated from a formula mu naught n square LA. N square means small n. So n square LA. A is the cross-sectional area, L is the length, and n is the number of turns, and mu naught is constant, which is given in the book. So if we measure self-inductance and put in a in a formula of self-inductance mu naught n square LA. So here we require self-inductance. Mu naught is constant, 4 pi multiplied by 10 to the power minus 7. Mu naught n square, this is n, L, this is L, this is area. So if we put the values, we'll get this value. 35. Which of the following is not a part of AC motor? So split ring is not the part of AC motor. So correct option is split ring, because split ring exists in DC, not in AC. 36. Core of transformer is laminated to decreases eddy currents, reduce power loss, increase the resistance of a core. So it means all of these are basically the correct option. So 36, correct option is D option, all of these. 37. Direction of induced current is determined by Dash law. Direction of induced current is determined by Dash law. So Lenz's law is used for direction of induced current. 38. The moving part of AC motor is called rotor. Rotor is basically a movable part of the induction motor, basically, which is AC, but rotor is used in the induction motor. So I think this is AC. AC is also correct, but if we write here the induction motor, it will be better. So this is basically induction motor. 39. Magnetic flux can be changed by changing all of these. Magnetic field, area of the coil, orientation of the coil. So all of these is the correct one. 40. The back EMF in motor is 80 volt. When the motor is turning at 750 revolution per minute, what will be the back EMF when the motor turns at 1500 revolution per minute? So 1500 is double of 750. And if the angular speed is double, the angular speed is double, induced EMF will be also double. So 80 double means 160 volt. So correct option is a B option, 160 volt. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Kamran Mohsin. I'm going to discuss English MCQs. Today's MCQs टोटली जो है हमारे पास प्रीपोजिशन के है. तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस MCQs थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है. प्रीपोजिशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स प्री एंड पोजिशन. नाउ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. इसकी डिफिनेशन क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन with the rest of the sentence. Now जब हम बात प्रीपोजिशन के बारे में करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही यही है ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से क्वेश्चन राइट होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई यूज अ प्रीपोजिशन. द सेकंड वन इज काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. थर्ड वन एलिप्सिस ऑफ प्रीपोजिशन. Next one is what comes after a preposition and rules and pairs of preposition. तो हम डिफरेंट चीज़ें हैं डिफरेंट को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखें कि ही विल कम बाय बस और डैश ट्रेन. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास बाय, इन, ऑन और नो प्रीपोजिशन है. तो हमारे पास जैसे हमने एलिप्सिस के बारे में कहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज एलिप्सिस. इट मीन्स थिंग्स विच आर नेसेसरी टू यूज.
और दूसरा हो सकता है कि those which are not necessary or don't use. So ellipses mean use or removing of a preposition. तो हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ आपको कि he was coming with his friends and with my relatives. तो अगर आप यहाँ पर देखें इन द सेंटेंस आई यूज टू प्रीपोजिशन with and with. Now in the last word the second preposition with is superficial and we have to remove. Same is the case here, that in this sentence we have two preposition, so we must not use both. तो हम सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल करेंगे जो कि बाय बस आया है, तो इसका मतलब दूसरे के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. MCQ number 2. Babar's batting can be compared dash विराट कोहली. Now अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास compare का, तो हमारे पास compare के साथ दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, either preposition compare to और compare with. When similar things or qualities are compared, we use with. And when similar things are not compared, we use to. Now अगर आप यहाँ पर देखें in this sentence बाबर and विराट कोहली, तो यहाँ पर similar है, so we have to use what? We have to use with. अगर मैं इस तरह इस्तेमाल करूँ कि बाबर्स बैटिंग और बाबर्स फील्डिंग, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, कैन बी कंपेयर्ड टू थंडरस्टॉर्म. तो हमारे पास जो क्वालिटीज़ हो वो सिमिलर ना हो या चीज़ें सिमिलर ना हो, तो हमारे पास क्या होगा? टू इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें हमारे पास यहाँ पर सिमिलर थिंग्स है, वी हैव टू गो फॉर विद. MCQ number 3. The dog jumped dash the table. Now first of all यहाँ पर आप ज़रा देखें कि हमारे पास है on, in, upon और inside. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास on इस्तेमाल होता है स्टेट के लिए, और यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होता डायनेमिक के साथ. सेम इज़ द केस दैट इज़ इन, इट इज़ यूज फॉर द स्टैटिक. नाउ अगर आप ऑन का देखें, सो व्हेन one body is touching another body, we have to use on. For example, the book is on the table. और in जब कोई चीज़ inside हो, 3 dimensional, for example, he is in the class, inside हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास. और तीसरा हमारे पास है upon, और चौथा हमारे पास है inside. तो हमारे पास inside someone who is inside the room. तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें up, ऊपर, on, so now the dog jumped, so now up is in movement and on, so it is upon, so option 3 is the right one. MCQ number 4. I went there dash the morning. यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है on, in, at, off. तो remember one thing कि हमारे पास whenever we have time, with time we have to use at. For example, he saw me at dawn. Yeah, I met him at dusk. I met him at 9 o'clock. तो I met him at night. तो हमारे पास टाइम के लिए, लेकिन अगर मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, we have to go for in, not for at. MCQ number 5. Now, fresh air blows dash morning. Now, if you see this and MCQ number 4, so you will go for option A, लेकिन यहाँ पर option C correct है. क्यों? अगर morning के साथ article the आता है, then you have to go for in. लेकिन अगर हमारे पास आर्टिकल द नहीं है, यू हैव टू गो फॉर एट. तो हमारे पास ऑप्शन सी एट इज द करेक्ट वन. MCQ number 6. I am going to the market dash my 5-year-old child. Now here we have with, along with, of or off.
तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो MCQs जिसमें ऑप्शन राइट है इस MCQ में, ऑप्शन बी इज अलोंग विद। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास अलोंग पहले इस्तेमाल कहाँ पर होता है? अलोंग इज व्हेन समथिंग इज पैरेलल, जब कोई चीज़ पैरेलल हो उसके साथ हम अलोंग इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 7, शी इनवाइटेड मी डैश टी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 8, दे आर गोइंग डैश स्टेशन। नाउ अगर आप यहाँ पर देखिए टू टूवर्ड्स ऑफ एट। नाउ इन दिस MCQ ऑप्शन A कैन बी करेक्ट और ऑप्शन B कैन बी करेक्ट। Both are right, but there's the difference between these two. When you are having destination, for example, I'm going to academy, I'm going to college. तो अगर आपकी कोई चीज़ destination हो, they are going to station. Now the destination is station, so they are going there, so you have to go for to. लेकिन अगर आप उस रास्ते पर जा रहे हैं, if you are going towards that side, you have to go for option B towards, but here the destination is station, so you have to go for to. Now the question arises कि यहाँ पर तो हमें पता नहीं चल रहा है कि आया हमारा डेस्टिनेशन है या नहीं है। When you do not know, तो आप हमेशा डेस्टिनेशन ही जहन में लेंगे और आप ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। MCQ number 9, yesterday I went to the park, I saw many people walking dash one another। यहाँ पर आपके पास पहले प्रीपोजिशन से पहले एक और पॉइंट बता दूं, यहाँ पर हमारे पास वन अनदर, अगर यहाँ पर हमारे पास ईच अदर होता क्या ये ठीक होता? ईच अदर इज यूज फॉर टू, वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन टू। और अगर आप सेंटेंस में देखें वी आर हैविंग पीपल, सो पीपल ज्यादा है तो वन अनदर। Then we have to, so it is not destination, so we cannot use to. Within भी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि within हम इसलिए इस्तेमाल क्योंकि ये inside की तरफ इशारा है और time की तरफ ये इशारा करता है, और behind सिर्फ पीछे में। लेकिन if you go to park, तो पार्क में आप देखते हैं तो कोई आपके सामने आता है, कोई आपके पीछे, तो in every direction people are moving, तो हमारे पास against is the right option. Metro is running the tunnel. Now across, through, off और off। पहले तो याद रखिए कि OFF जब भी इस्तेमाल होता है तो that is used for removing, कोई चीज़ किसी चीज़ से रिमूव हो रहा हो, हट रहा हो। Across दूसरे साइड, अपोजिट साइड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड द थर्ड वन वी हैव थ्रू, तो हमारे पास जब भी कोई कवरिंग हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 11, सीइंग अ लाइन आई क्लाइंब डैश द ट्री। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अप, अपॉन, कवर, ओवर और अक्रॉस। तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए वी हैव टू गो फॉर अप, तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। फिर हमारे पास MCQ नंबर 12 है, देयर आर मैनी बुक्स डैश द टेबल। तो ऑप्शन नंबर 1 इन इट कैन नॉट बी यूज, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? इन इस्तेमाल करते हैं 3 डायमेंशनल के लिए, और जो कि इनसाइड हो। और ऑन हमारे पास व्हेन वन बॉडी इज टचिंग अनदर बॉडी वी हैव टू यूज ऑन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 13, अ कैट फिल डैश द वेल। यहाँ पर हमारे पास इन स्टेट के लिए इस्तेमाल होता है और इनटू इज यूज फॉर मोशन। तो हमारे पास यहाँ पर इनटू, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब आप जाते हैं तो उसके लिए आप इनटू इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। MCQ नंबर 14, नसीर ऑर्डर्ड डैश अ कप ऑफ कॉफ़ी। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था
कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन कभी लगता नहीं है। तो हमारे पास ऑर्डर्ड के साथ हम प्रीपोजिशन कभी इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से और भी अल्फाज हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसके साथ हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो ग्रामेटिकली ये गलत हो जाता है और उसके साथ हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास है नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बॉयज डैश मेकिंग डिस्टर्बेंस इन द एरिया। यहाँ पर दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ना अगर आपके पास if you have a number of boys you have to use plural verb, और अगर हमारे पास the number आ जाए तो you have to use singular verb। तो singular और plural verb में डिफरेंस आसान सा तरीका है कि हमारे पास जब भी आखिर में s आता है वो verb singular होता है। तो the number of boys is making disturbance in the area। MCQ number 16, his politics dash not good, so we suggested to him that he should read Karl Marx, Franklin and Obama। Now यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ ऐसे अल्फाज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक ये भी है। यहाँ पर हमारे पास जब भी किसी वर्ड के आखिर में s आता है और हमारे पास कोई सब्जेक्ट हो और आखिर में s, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, हमारे पास मैथमेटिक्स, या हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि पॉलिटिक्स, न्यूज़, जिम्नास्टिक, इस तरह बीमारियों के नाम मीजल्स, एड्स एट्सेट्रा, तो वी हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर पॉलिटिक्स से पहले कोई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए then you have to go for plural verb। So here in this sentence you have to go for option B, that is the correct option। MCQ number 17, bread and butter dash sold in the shop। तो हमारे पास when two nouns are connected by and, तो हमारे पास we have to go for plural verb। लेकिन यहाँ पर आप ज़रा देखेंगे एहतियात से। Now अगर हमारे पास दो noun, when we have two nouns connected by and it gives simple idea or simple impression, you have to go for singular verb। For example, bread and butter is his only breakfast। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉप में चीज़ें अलहदा जो है उसको बेचा जाता है, तो bread and butter are sold in the shop। MCQ number 18, a bird is sitting dash the tree। now तो हमारे पास a bird is sitting in the tree, हमारे पास ऑप्शन A is the correct one। नेक्स्ट हमारे पास है despite dash heavy rainfall she came on time। याद रखें हमारे पास दो अल्फाज सेम टू सेम है, in spite of and despite। with in spite we have to use preposition of, but with despite we cannot use preposition of। तो हमारे पास यहाँ पर no preposition, तो despite heavy rainfall। नेक्स्ट हमारे पास है we are so fortunate dash our country। तो हमारे पास यहाँ पर क्या, कंट्री जो बिगर एरियाज होती है और इनसाइड जिसमें हम रहते हैं उसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे पास कुछ पीयर भी होते हैं या फिक्स प्रीपोजिशन भी होते हैं, जिस तरह हमारे पास एब्सटेन के साथ फ्रॉम, एम के साथ एट, कॉन्फिडेंट ऑफ, रिफ्रेन फ्रॉम, हमारे पास प्राउड ऑफ, थिंक ऑफ एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास जो एक लफ्ज़ आया है जो कि फॉर्चुनेट, तो ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है। फॉर्चुनेट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, इन के साथ। इसी तरह हमारे पास देयर आर सो मेनी अदर वर्ब्स जिसके साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, लाइक फॉर एग्जांपल लव, अकम्पनी, असिस्ट, डिस्कस, डिस्क्राइब, कंसिडर, despite, ridicule, hate, control, invade, attack, combat, resist and so many other words। हम इसके साथ कभी भी preposition इस्तेमाल नहीं करते, और कुछ अल्फाज ऐसे जिसके साथ हम to इस्तेमाल करते हैं।
फॉर एग्जांपल हार्मफुल टू, pernicious to, beneficial to, junior to, inferior, superior, senior, prior, posterior to। इसी तरह हमारे पास कुछ अल्फाज है जिसके साथ एट लगता है, फॉर एग्जांपल लुक एट, गेज एट, ग्लांस एट, इसके साथ हम अमूमन एट इस्तेमाल करते हैं। या फॉर एग्जांपल लाफ एट, चकल एट, स्माइल एट, ग्रिन एट, मोक एट हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ अल्फाज के साथ हम विद इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फेस्टेड विद, बिसेट विद। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से अल्फाज हैं, जिस तरह हमारे पास इन जब हम इस्तेमाल करते हैं, एक्यूरेट इन, अकम्प्लिश इन, करेक्ट इन। इसी तरह फ्रॉम जब हम इस्तेमाल करते हैं, डिड्यूस फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम। इसी तरह जो है हमारे पास कुछ और अल्फाज है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, preserve from, detach from, refrain from, और there are so many other words। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इसको डिटेल में इंशाल्लाह एलिप्सिस को भी डिस्कस करेंगे और काइंड्स को भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।